पहले से उत्तेजित जिन्यू अचानक चीखते हुए रुक गया, यहाँ तक कि उसकी कमर के चारों ओर लिपटे उसके हाथ भी अवचेतन रूप से ढीले पड़ गए। उसे चूमने के बाद जूनेनियन को अपनी कार्रवाई की साहस का एहसास हुआ। जिन्यू को अभी भी स्तब्ध देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह उसके आलिंगन से छूटकर अपना चेहरा ढकते हुए कार की ओर भागी। ये जूनेनियन द्वारा कार का दरवाजा बंद करने की आवाज़ थी जिसने जिन्यू को वास्तविकता में वापस खींच लिया। देर से ही सही, उसे एहसास हुआ कि जूनेनियन ने उसके साथ क्या किया था। दर्शकों के घेरे से घिरे जिन्यू ने एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी और अपने होठों को छुआ। वह कोमल कोमल भावना मानो अभी भी वहां मौजूद थी। उसकी पत्नी ने उसे चूमा था, इतने सारे लोगों के सामने, और कुछ नहीं। शर्मिंदा और उत्साहित महसूस करते हुए जिन्यू एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कार में बैठ गया। इस बार जूनेनियन यात्री सीट पर नहीं बैठे बल्कि सीधे पीछे की सीट पर चले गए। जैसे ही जिन्यू कार में चढ़ा उसने जूनेनियन को सीट में अपना चेहरा गड़ाए देखा। ये जानते हुए कि वह शर्मीली है, जिन्यू जल्दी से वहां से चला गया। दोनों के चले जाने के बाद दर्शकों की भीड़ तितर बितर हो गई। उनमें से एक बूढ़ी दादी ने अपने बच्चे को उपदेश दिया, आहबाओ, ये याद रखना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें इन लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए जो दिन के उजाले में इतने बेशर्म हैं। आहबाओ नाम के बच्चे को ये दृश्य याद होगा। तो सभी वयस्क चुंबन खेलना पसंद करते हैं। हो विवाह लाइसेंस प्राप्त करने के बाद जिन्यू ने सबसे पहले जूनेनियन को नानशुई रोड पर वापस भेजा। अब तक जूनेनियन अभी भी बहुत शर्मिंदा थी। उसने अपना चेहरा ढक रखा था और उठने से इनकार कर रही थी। यद्यपि वह एक खुले भविष्य वाले समाज से आई एक आधुनिक महिला थी और सैद्धांतिक रूप से उन्हें अधिक उदारवादी होना चाहिए था। इस युग में एक बार ऐसा लगा जैसे उसने स्थानीय रीति रिवाजों को अपना लिया हो और उसे अपने कार्य चौंकाने वाले, अपरंपरागत और पूरी तरह से बेशर्म लगे। और इसे बहुत से लोगों ने देखा है। वह नहीं जानती थी कि जिन्यू उसके बारे में क्या सोचेगा। उसने अपना चेहरा पीछे की सीट पर छिपा लिया, ऊपर देखने को तैयार नहीं थी। वह इसके बारे में सोचकर ही अपमानित महसूस कर रही थी। इस समय उसकी मानसिकता बटेर जैसी हो गई थी। उसमें वह साहस नहीं था जो उसने पहले जिन्यू को चूमते समय दिखाया था। जिन्यू ने पूरी यात्रा के दौरान उसे शर्माते हुए देखा और उसे यह काफी मनोरंजक लगा। यद्यपि जिन्यू उसकी दुस्साहसता से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे यह नापसंद नहीं था। वास्तव में वह उसे अत्यंत मनमोहक पाता था। यदि यह अनुचित सेटिंग न होती तो जिन्यू वास्तव में उसे एक और भयंकर चुंबन के लिए अपनी ओर खींचना चाहता था। न्यानियन, हम घर पर हैं, क्या हम बाहर निकलें? जूनेनियन ने एम की आवाज़ निकाली लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जिन्यू ने उसे कई बार पुकारा लेकिन जूनेनियन ने फिर भी कार नहीं छोड़ी, बल्कि एक सुंदर नाजुक हाथ बढ़ाकर उसकी ओर इशारा किया, आप पहले आगे बढ़ें, मेरी बात पर ध्यान न दें। उसकी आवाज़ नर्म और शर्मीली थी जिससे जिन्यू को पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। लगभग 10 मिनट बाद भी जूनेनियन पिछली सीट से नहीं हिले। जिन्यू का धैर्य अपनी सीमा तक पहुंच गया। वह कार से बाहर निकला, पीछे का दरवाजा खोला और उसे पूरी तरह से उठा लिया। उसे पकड़ने के लिए उसकी बाहों को उसकी बगलों के नीचे से गुजारा। न्यानियन, अब बाहर निकलने का समय है, अच्छा बनो, मेरी बात सुनो। उसके द्वारा उठाए जाने पर जूनेनियन ने अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया और काफी देर बाद अपनी उंगलियों से जिन्यू को देखने में कामयाब रही। उसकी आंखें नम थीं। क्या तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं है? उसकी आवाज़ मच्छर जैसी धीमी थी। जिन्यू ने उसकी बात नहीं सुनी और पूछा, तुमने क्या कहा? जूनेनियन ने सोचा कि वह उसे चिढ़ा रहा है, इसलिए उसने अपने हाथ नीचे कर दिए और उसे गुस्से से घूरा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी मेरा व्यवहार पूरी तरह से अपमानजनक था? जिन्यू पहले तो अचंभित रह गया, फिर एक प्रसन्न मुस्कान आई और उसकी गहरी आंखें थोड़ी मुड़ गईं जैसे ही वह जोर से हंसा, मुझे आपकी बेशर्मी पसंद है। आप? जूनेनियन ने हताश होकर अपनी मुट्ठी से उस पर प्रहार किया, जिसे जिन्यू ने पकड़ लिया और चूम लिया। ओह, उसका चेहरा कोमल था, उसके हाथ कोमल थे, उसके बारे में सब कुछ कोमल था। पत्नी, जिन्यू ने धीरे से पुकारा, उसे कार से बाहर ले गया और उसके होठों पर चुंबन किया, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। बहुत बकवास। जूनेनियन ने उसे हल्के से थप्पड़ मारा और चिढ़कर जवाब दिया, मुझे नीचे उतारो। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े जूनेनियन खुद को रोक नहीं सकी और जोर से हंस पड़ी। मूर्ख, आज रात अपने दादाजी और माँ को मेरे घर शादी की बातों पर चर्चा करने के लिए ले आओ। हाँ जरूर। जिन्यू ने तुरंत सहमति व्यक्त की और उसे घर में आते देखने के बाद ही वह अपनी माँ को लेने के लिए वापस परिसर में चला गया। अपने बेटे की शादी के कारण जिन नांदोन को वहां अवश्य उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन उनकी विशेष स्थिति और महत्वपूर्ण कर्तव्यों के कारण वे वहां नहीं आ सके। उस शाम जिन्यू वुलेन और बूढ़े आदमी को नानशुई रोड पर ले आया। वुलेन और यान कुइहुआ शादी की व्यवस्था और विभिन्न शिष्टाचारों पर चर्चा कर रहे थे।
जू नेनियन के पास बर्बाद करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था और जिनयू को भी कुछ मामलों पर ध्यान देना था, इसलिए दोनों पक्षों को मिलाते समय शिष्टाचार के छोटे विवरणों को सरल बनाया जा सकता था, लेकिन शादी समारोह भव्य होना था। शादी करना कोई आसान काम नहीं था, खासकर जब आप एक भव्य समारोह का लक्ष्य रखते हों। रिश्तेदारों को सूचित करने में ही कई दिन लग सकते हैं। सौभाग्य से शू नेनियन के अधिकांश रिश्तेदार किंगशान गांव के आसपास ही रहते थे, लेकिन जिनयू के रिश्तेदार बहुत अधिक थे और इसके अलावा काफ़ी दूर भी रहते थे। उनमें से अधिकांश राजधानी में थे। बेशक नानचेन काउंटी में कई ऐसे दोस्त और रिश्तेदार भी थे जिन्हें सूचित करने की आवश्यकता थी। चर्चा के बाद जिनयू ने वुलैन से कहा कि राजधानी में दोस्तों और रिश्तेदारों को अभी आमंत्रित नहीं किया जाएगा, बाद में राजधानी में भोजन करना पर्याप्त होगा। जिनयू परिवार ने काउंटी के सबसे बड़े रेस्तरां में भोज का आयोजन करने की योजना बनाई, जबकि जू नेनियन का परिवार उत्सव के लिए किंगशान गांव लौटेगा। गांव वालों और गांव के लोगों की मानसिकता अलग अलग थी। यान कुइहुआ और जू दावेई के मन में एक बेटी की शादी उसके घर से ही होनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी अमीर क्यों न हो, ताकि गांव के लोग उसकी शादी की दावत की खुशी में शामिल हो सकें। इसके अलावा खरीदने के लिए बहुत सी चीजें थीं और सब कुछ हिसाब लगाने के बाद शादी की तैयारी के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय चाहिए था। यह उससे बिल्कुल अलग था जिसकी शू नेनियन ने उम्मीद की थी। उसने अपनी शादी 3 दिनों के भीतर समाप्त करने की योजना बनाई थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शादी से पहले इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। सौभाग्य से जू नेनियन को इन चीज़ों को स्वयं संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समय का लाभ उठाते हुए जू नेनियन ने अतिरिक्त समय तक काम किया और 30,000 लियूएसू बनाए, कुल 80,000 टुकड़े, जो कम से कम 1 महीने तक चलने चाहिए। ऐसा करने के बाद जू नेनियन अंततः निश्चिंत होकर शादी की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। जैसे जैसे शादी नज़दीक आ रही थी, जू नेनियन काउंटी में लियूएसू बनाने में व्यस्त थे, जबकि यान कुइहुआ और जू दावेई पहले ही ग्रामीण इलाकों में वापस जा चुके थे। ग्रामीणों को सूचित करने के बाद जू परिवार ने विभिन्न मामलों को निपटाने में व्यस्तता शुरू कर दी। शहर में रहने वाले शू सान्या को भी तैयारियों में मदद के लिए वापस बुलाया गया। जू सिसी ने भी घर लौटने के लिए छुट्टी ले ली। नानचेंग में एक परंपरा है कि दुल्हन की कीमत शादी से 1 दिन पहले पहुंचाई जानी चाहिए और इसे लकड़ी की ट्रे में ले जाया जाना चाहिए। इन दिनों के दौरान जू नेनियन और जिनयू को एक दूसरे से मिलने का समय नहीं मिला क्योंकि दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे। यह उल्लेखनीय है कि जिन रुयांग फिर से दिखाई दिया और उसके अलावा राजधानी में हर कोई अभी भी सोच रहा था कि जिनयू का विवाह समारोह नहीं होगा। जिन रुयांग के पास बहुत अधिक अवकाश के दिन थे जिनका उपयोग नहीं हुआ था, तथा अपनी चोट के पूरी तरह से ठीक न होने के बावजूद जिनयू की शादी के बारे में सुनने पर उसने बैट्समैन बनने के लिए आने पर जोर दिया। व्यस्तता की हड़बड़ी में समय बीतता गया और लियूएसू को समाप्त करने के बाद जू नेनियन को अंततः यान कुइहुआ और बूढ़ी महिला जू द्वारा उसके पुराने घर में वापस ले जाया गया, जो ग्रामीण इलाकों से लौट आए थे। अंततः शादी से 1 दिन पहले का दिन आ गया। गांव वालों को पता था कि शू नेनियन के परिवार ने बहुत पैसा कमाया है और उसकी शादी और भी अमीर और कुलीन परिवार में होने वाली है, जिससे उनमें काफ़ी ईर्ष्या पैदा हो रही थी। उनमें से आंटी जू, जो यान कुइहुआ के साथ नहीं मिलती थी, सबसे उत्साही थी। उसकी ईर्ष्या के साथ मिश्रित थी, जिसने उसे लगभग पागल कर दिया था। यान कुइहुआ को मुस्कुराते हुए और ग्रामीणों के बीच मुद्रा बनाते हुए देखकर आंटी जू को इतनी जलन हुई कि उनके दांत लगभग दुखने लगे। खुद को रोक न पाने के कारण उसने जमीन पर थूक दिया और उपहास करते हुए कहा, इसमें इतना घमंड करने की क्या बात है। जैसे ही उसने यह बात कही, उसे गांव वालों की आश्चर्यचकित आवाजें सुनाई देने लगीं। पता चला कि दहेज देने के लिए जिनयू परिवार का जुलूस आ गया था। गांव में हर परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता था, लेकिन यान कुइहुआ के मामले में दामाद ने पूरा काफिला भेजा था। कुल 5 सेडान। ऐसा दृश्य न केवल किंगशान गांव में बल्कि पूरे नानचेन काउंटी में भी मिलना कठिन था। न केवल गांव वाले आश्चर्यचकित थे, बल्कि यान कुइहुआ, जू दावेई और पूरा जू परिवार भी हैरान था। उनके मुंहों आकार में खुले हुए हैं। जू नेनियन अपने कमरे में ही रहीं, जो हर जगह लाल रंग के पर्दों से ढका हुआ था, लेकिन वह अभी भी अपने रोजमर्रा के कपड़े पहने हुए थी, क्योंकि शादी का दिन कल तक नहीं था। घर में इतनी रौनक इसलिए थी क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उत्सव कम से कम 3 दिन तक चलता था। शादी से पहले का दिन, उसके बाद का दिन और शादी का दिन। जू सिसी, जू नेनियन के साथ कमरे में ही रुके थे। जब उन्होंने बाहर शोरगुल सुना तो वे जल्दी से खिड़की के पास पहुंचे और बाहर झांका। सूरज की रोशनी में काली सेडान को चमकते हुए देखकर जू सिसी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह बोली, ओह बहन नेनियन, आपके जीजाजी बहुत अच्छे हैं, वे तो कमाल के हैं। हो, जिनयू यहाँ है। जू नेनियन चौंका। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि दहेज देते समय दूल्हे को नहीं आना चाहिए?
जैसे ही जू नेनियन की खिड़की खुली तो वह सीधे सड़क के सामने थी, जहां 5 सेडान गाड़ियां एक पंक्ति में चल रही थीं, जिनमें से प्रत्येक को कई बड़े लाल फूलों से सजाया गया था। यह उत्सवपूर्ण तथा मनोरंजक लग रहा था। जू नेनियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो भविष्य में यातायात की भीड़ भाड़ को देखते हुए उनकी नज़र में ऐसा जुलूस कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि यह 21वीं सदी नहीं थी जहां सड़कें वाहनों से भरी रहती थीं, यह 1980 का दशक था, जहां पुनरुत्थान की शुरुआत हो रही थी, ठीक उस युग के बाद जब गरीब होना अधिक गौरवशाली माना जाता था, जो सबसे गरीब समय था। ऐसे युग में सगाई के उपहारों को ले जाने वाली 5 सेडान गाड़ियों की बारात की बात तो दूर, शादी के दिन एक सेडान गाड़ी भी जीवन भर के लिए डींगे हाँकने के लिए पर्याप्त होती है। जिन्यू के पास एक नहीं बल्कि 5 कारें थीं और यह सिर्फ सगाई के उपहार देने के लिए थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जू सिसी ने कहा कि जिन्यू बहुत सुंदर था। इस दृश्य को देखकर ही ऐसा महसूस होता था कि वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। जू नेनियन को सचमुच झटका लगा, ऐसा लग रहा था कि वह जिन्यू की पारिवारिक संपत्ति से अनजान थी। वह केवल इतना जानती थी कि वह एक महत्वपूर्ण सरकारी पद पर है। फिर भी उसे यह एहसास नहीं था कि उसका परिवार इतना अमीर था। वह सिर्फ संपन्न ही नहीं था, वह स्पष्टतः धन संपत्ति से भरा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ियों का काफिला जू नेनियन के घर के गेट पर पहुंच गया। शू नेनियन पहले से ही आश्चर्यचकित था, ग्रामीणों की तो बात ही छोड़िए, वे उत्साहित और उत्सुक दोनों ही थे, फिर भी उन्होंने बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। यान कुइहुआ और बूढ़ी महिला जू इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर गुलदाउदी जैसी मुस्कान खिल उठी। जू होंग इतना उत्साहित था कि उसने जू दावेई का हाथ पकड़ लिया। मेरे बड़े भाई, आखिर हमारी नेनियन ने किससे शादी की है? जू दावेई भी कांप उठा, उसके होंठ कांपने लगे। मैं भी नहीं जानता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी वह जिन्यू को देखता था तो उसे एक अजीब दबाव महसूस होता था, भले ही उसका दामाद उसके सामने बहुत सम्मानजनक व्यवहार करता था। उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति के अधिकार की भावना से उसके जैसे छोटे व्यक्ति में भी कपकपी पैदा हो जाती थी। पता चला कि उनके दामाद की पृष्ठभूमि उनकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थी। उनके बेबी नियान ने हाल ही में बहुत पैसा कमाया था और जू दावेई ने सोचा था कि दोनों परिवारों के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। हालांकि वास्तविकता ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा था, लेकिन इस थप्पड़ से उसे चोट नहीं लगी, बल्कि इससे वह उत्साह से भर गया। उसकी प्यारी बेटी एक ऐसे आदमी से शादी कर रही थी जो उसे प्यार कर सकता था, उसकी रक्षा कर सकता था और उसे जीवन भर प्यार कर सकता था। इसका मतलब था कि उसके न्यानियन को अब और परेशान नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे उनकी बेटी अधिकाधिक सुंदर और आकर्षक होती गई, जू दावेई को गर्व तो हुआ, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई। उसे डर था कि वह कुछ अमीर, शक्तिशाली या उच्च संपर्क वाले बदमाशों का ध्यान आकर्षित कर लेगी। अब उनके दामाद की पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई भी अपने नेनियन को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। जू दावेई की आंखों में उत्साह के आंसू उमड़ पड़े। उसने उत्साह से दोहराया, अच्छा अच्छा अच्छा। युवा चाची, जू सान्या ने अपना चेहरा ढक लिया और रोते हुए बोली, स्वर्ग में मेरे पिताजी की आत्मा ने अंततः अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। हमारे परिवार ने अंततः अच्छे दिन देखे हैं। रोते हुए उसने अभी भी आसमान की ओर देखा और कहा, पिताजी अब पक्षपात मत करो। मेरी प्रेमिका और सीसी अभी तक घर बसा नहीं पाए हैं। जू होंग ने बहुत दुखी होकर अपने आंसू पोंछे। हमारे जू परिवार की सबसे होनहार लड़की ने एक होनहार आदमी से शादी की है। तुम क्यों रो रही हो सान्या? अपने दयनीय स्वरूप को देखो। वो रोना बंद करो, सुन रहे हो? वो कोई रोना नहीं। पिताजी, सीसी ने अभी तक शादी नहीं की है, क्या आप कोई और चमत्कार दिखा सकते हैं? पिता, शू दावेई अभी तक इस तरह के अतिशयोक्तिपूर्ण रोने के आगे नहीं झुके थे। जब उसने पलटकर देखा कि उसके भाई बहन फूट फूट कर रो रहे हैं तो वह स्तब्ध रह गया। चलो, रोना बंद करो तुम दोनों। यह मेरी बेटी का बड़ा दिन है, आपको रोने की अनुमति नहीं है। जू सान्या और जू अहोंग ने अपनी सिसकियां रोकते हुए कहा, ठीक है, रोएंगे नहीं। जब यान कुइहुआ और बूढ़ी महिला जू ने पीछे मुड़कर उन 3 निराश आकृतियों को अपने आंसू पोंछते देखा तो वे मुश्किल से उनकी ओर देख पाए। यान कुइहुआ ने हंसते हुए कहा, इन 3 निराशाजनक मामलों को देखो। बूढ़ी महिला जू ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा जिससे यान कुइहुआ कांप उठा। अभी तुम हंस रही हो, लेकिन आगे बढ़ो और जल्दी से उपहार ले लो। यान कुइहुआ को तब एहसास हुआ कि परिवार के मुखिया के रूप में सगाई के उपहारों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना उनकी जिम्मेदारी थी। अन्यथा मेहमान अपनी कारों से बाहर नहीं निकल पाते। लियू बुइमेई और जू जिकियांग को खींचते हुए वह उपहार स्वीकार करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। यदि जिन्यू परिवार का काफिला दूसरों के लिए चौंकाने वाला था तो सगाई की धनराशि किसी की भी आंखें घुमा देने के लिए पर्याप्त थी। प्रत्येक लाल लकड़ी की ट्रे पर बैंक नोटों के ढेर लगे हुए थे और कुल 10 लोग ट्रे को नीचे ले जा रहे थे। पैसों से ट्रे पूरी तरह ढक गई। चाहे कार कितनी भी शानदार, उच्च स्तरीय या दुर्लभ क्यों न हो,
ग्रामीणों की नज़र में उसकी तुलना भारी मात्रा में नकदी के झटके से नहीं की जा सकती। इसके अलावा ट्रे पकड़े हुए लगभग सभी व्यक्ति एक समान ऊंचाई के थे, वे लंबे और सीधे खड़े थे तथा उनकी चाल में ईमानदारी और कद का भाव झलक रहा था। सबसे आगे वाले व्यक्ति ने जू परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक एक ट्रे दी, सलामी दी और फिर चिल्लाया, कप्तान के आदेश पर मैं जू परिवार को सद्भावना के प्रतीक के रूप में 10,000 का दहेज देने आया हूँ। मुझे आशा है कि दुल्हन के माता पिता निश्चिंत रहें, जू नेनियन की शादी जिंगयू से करा देंगे। नानचेंग की परंपरा में दूल्हा दहेज देने नहीं आ सकता, लेकिन दूल्हे की ओर से बोलने के लिए किसी को आना चाहिए, इसलिए इस समय ये व्यक्ति जिंगयू का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए ये दुल्हन के माता पिता को संबोधित था। ये चौंकाने वाला आंकड़ा सुनकर जू परिवार में ऊपर से नीचे तक सभी लोग बेचैन हो गए। यहाँ तक कि गांव वाले भी पागल हो गए, विस्मय की बाढ़ आ गई। 10,000 युआन, हे भगवान, दावेई के परिवार को जैकपॉट मिल गया है, रातों रात 10,000 युआन का परिवार बन गया है। हे भगवान, 10,000 युआन, यान कुई हुआ की बेटी जरूर जानती है कि शादी कैसे करनी है। वह बेचारी औरत कुई हुआ, अब मैं समझ गया हूं कि उसे पता चल गया है कि उसकी बेटी बहुत भाग्यशाली है, इसीलिए वह उस पर इतना लाड़ प्यार करती है। ये काम नहीं चलेगा, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को ही पालना होगा। बटालियन कमांडर जू एगुओ और गांव के मुखिया के जबड़े सदमे से लगभग खुले रह गए। ऐसा लग रहा था कि दुनिया बदल रही है। गांव वाले चर्चा करना बंद नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी का भी इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ईर्ष्या के अलावा ये जलन थी, या सबसे बुरी बात लालच थी। जू दावेई परिवार सचमुच भाग्यशाली था, उनकी बेटी न केवल पैसा कमाना जानती थी, बल्कि वह अच्छी शादी करना भी जानती थी। देखो कैसा परीक्षा वाला दामाद, 10,000 युआन, हम जिस नकदी की बात कर रहे हैं। पड़ोसी घर की चाची वांग ने इतना सारा पैसा देखकर अपनी छाती पकड़ ली और कहा, पता चला कि कुई हुआ ने अपनी बेटी पर इतना प्यार लुटाकर सही किया था। जू परिवार के सदस्य ट्रे पकड़े हुए काम रहे थे, क्या वे ऐसे ही 10,000 युआन वाले परिवार बन गए थे? इन लोगों की तो बात ही छोड़िए, जू नेनियन खुद भी जिंगयू के भव्य हाव भाव से दंग रह गई। जिंगयू सरकार के लिए काम करता है, इसलिए आमतौर पर उसे अपनी संपत्ति का इतना खुलेआम प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उसे इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके परिवार की नींव सचमुच साफ है। आपने इस दावे के बारे में सोचते हुए कि उनके अधिकांश रिश्तेदार राजधानी में रहते हैं, शू नेनियन को अचानक महसूस हुआ कि उनके बीच की दूरी बहुत बड़ी है। उसने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी और अभी तक 10,000 युआन नहीं कमा पाई थी। फिर भी जिंगयू उस राशि को दहेज के रूप में देने की पेशकश कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बड़ी ही लापरवाही से उसके परिवार को 10,000 युआन वाले घराने का खिताब दे दिया हो। ऐसा लगता था कि उसे पैसा कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। अपने पति से इतनी अधिक पराजय के बाद उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसका गौरवशाली व्यक्तित्व धूल में मिल गया है। वास्तव में वहाँ हमेशा कोई न कोई बेहतर व्यक्ति मौजूद होता है, और उन आसमानों के ऊपर भी आसमान होता है। गरीबी के समय में भी पिरामिड का एक शिखर था। जिंगयू का परिवार संभवतः ऐसा ही था। भले ही वे शिखर पर न हो, पर वे उस सर्वोच्च क्षेत्र से संबंधित थे। जू सिसी ने उत्साहित होकर जू नेनियन का हाथ हिलाया। सिस्टर नेनियन, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? इतना सारा पैसा, मैं सचमुच चाहता हूँ। लेकिन मैं किसी इतने अमीर व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। आह, मुझे रोने का मन कर रहा है। नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा। बाहर के शोरगुल के बाद हंसी और आंसुओं के बीच फंसी जू नेनियन ने अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। नहीं, उसे एक क्षण रुकने की जरूरत थी। वह जिंगयू से अभिभूत थी। दूल्हा दहेज देने नहीं आ सकता और इसी तरह दुल्हन भी उससे मिलने नहीं जा सकती। वह केवल कमरे में प्रतीक्षा कर सकती थी। मूल रूप से जू नेनियन को जिंगयू से शादी करने के बारे में इतना अतिरंजित उत्साह महसूस नहीं हुआ था, सिवाय उस दिन के जब वे विवाह प्रमाण पत्र लेने गए थे और वह जिंगयू की भावनाओं से प्रभावित हुई थी। उसने तो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के रोमांच का अनुभव भी नहीं किया था। जब बाहर आनंददायक संगीत बजना शुरू हुआ, तभी शू नेनियन को एहसास हुआ कि वह कितनी उत्साहित थी, सचमुच कितनी उत्साहित थी। तो ये था विवाह समारोह और विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बीच का अंतर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कानूनी तौर पर आप प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक जीवन साथी माने जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग प्रमाण पत्र पर नहीं, बल्कि विवाह पर जोर देते हैं। बिना विवाह समारोह के विवाह को दूसरों की नज़र में विवाह नहीं माना जाता। जबकि जिनके पास विवाह तो है लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें पति पत्नी कहा जाता है। कानून एक सुरक्षा उपाय है, लेकिन विवाह ही विवाह का सच्चा प्रतीक और अर्थ प्रतीत होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने हमेशा सुना है कि बिना शादी के विवाह अर्थहीन है और इससे जीवन भर का पछतावा भी हो सकता है। यदि कोई विवाहित भी है, तो भी विवाह के बिना ऐसा लगता है जैसे वह विवाहित ही नहीं है।
जू नेनियन को अंततः पत्नी बनने के रोमांच और उत्साह तथा अवर्णनीय खुशी का एहसास हुआ। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जिन यू कल उसके लिए क्या आश्चर्य लेकर आएगा। अपने बिस्तर पर बैठी जू नेनियन अगले दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ सोचने के बाद जू नेनियन ने वह लाल कपड़ा निकाला जो यान कुई हुआ ने कुछ दिन पहले खरीदा था, साथ ही वह साधारण शादी का जोड़ा भी जो उसने कल बनाया था। वह अचानक जिन्यू के सामने इतने स्पष्ट तरीके से उपस्थित नहीं होना चाहती थी। वह अचानक कल उसके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करना चाहती थी। यह शादी उसके और जिन्यू दोनों के लिए थी। वह उसे जुनून से भरा अकेला व्यक्ति नहीं बनने दे सकती थी, जबकि वह उदासीन लग सकती थी, इसे केवल एक औपचारिकता मान सकती थी। सीसी, क्या तुम मुझे काउंटी शहर से विभिन्न रंगों में कुछ लाल रेशम और रूज लाने में मदद कर सकती हो? जू नेनियन ने जू सिसी को पैसे दिए, जिन्होंने असाधारण प्रसन्नता के साथ सहमति जताते हुए कहा, जरूर, मैं तुरंत जाऊंगा। हाथ में पैसे लेकर जू सिसी तुरंत रेशम खरीदने के लिए काउंटी शहर की ओर दौड़ी। जू नेनियन ने शादी की पोशाक में बदलाव करना शुरू कर दिया। वह सबसे सुंदर दुल्हन बनना चाहती थी। वह शादी का जोड़ा पहनना चाहती थी, लेकिन इस युग में ग्रामीण इलाकों में सफ़ेद शादी का जोड़ा पहनना स्पष्ट रूप से व्यवहारिक नहीं था। इसे लाल शादी की पोशाक में बदलना पड़ा। अपने मन में शादी की पोशाक की सबसे खूबसूरत शैली की कल्पना करते हुए जू नेनियन ने बदलाव करना शुरू कर दिया। हालांकि आखिरकार समय अलग था और कुछ पहलू आधुनिक डिज़ाइन अवधारणाओं का पालन नहीं कर सके। जू सिसी दोपहर में लौट आए। जू नेनियन ने उसे और पैसे दिए, इसलिए जू सिसी ने काफ़ी मात्रा में लाल रेशम अर्ध पारदर्शी किस्म का कपड़ा खरीद लिया। उसने न केवल रेशम खरीदा बल्कि फीता भी खरीदा। रूज के अलावा उसने उसके लिए आईशैडो और आईब्रो पेंसिल भी खरीदी। जू सिसी ने उत्साह से जू नेनियन से कहा, बहन नेनियन, मैं इनके लिए काउंटी शहर के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर गई थी। देखो, ये, विक्रेता ने कहा कि यह गैंग सिटी से लाया गया एक बढ़िया आइटम है जिसका नाम आईशैडो है। जू नेनियन ने मूल रूप से रूज को एक विकल्प के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें इतनी अच्छी वस्तु मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने खुशी से जू सिसी को गले लगाया, सिसी, धन्यवाद। जू सिसी ने हंसते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो आपको न केवल मेरा चचेरा भाई बनाता है बल्कि मेरा फाइनेंसर भी बनाता है। फीता और रेशम के साथ जू नेनियन ने शादी की पोशाक बनाना जारी रखा। वह आधी रात तक व्यस्त रही, उसके बाद आखिरकार उसने ये काम पूरा किया। अगली सुबह उसे 5 बजे जगाया गया और उसके बालों में कंघी की गई तथा मेकअप किया गया। बूढ़ी महिला ने जू नेनियन के बालों में कंघी की, खुद से बुदबुदाते हुए, पहली कंघी अंत तक। यान कुई हुआ, लियू गुइमी और जू सान्या सभी कमरे में थे। यान कुई हुआ कल बहुत खुश थी, लेकिन अब जू नेनियन को वहां ठीक से बैठे देखकर उसका दिल और अधिक दुखी हो गया। उसका प्यारा बच्चा शादी करने वाला था और जल्द ही दूसरे परिवार का हो जाएगा। उन्हें चिंता थी कि कहीं भविष्य में उनकी बेटी को परेशान न किया जाए। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उसका दामाद उसकी बेटी के प्रति काफ़ी अच्छा है, जो भविष्य के बारे में जानता है। पुरुष, एक बार जब वे अपना हृदय बदल लेते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और सास बहू का रिश्ता भी एक बड़ा मुद्दा है। उसने सचमुच अपने क्षितिज को विस्तृत कर लिया था कि उसके दामाद का परिवार वास्तव में कितना समृद्ध था। जब उसने पहले वुलैन से दहेज के बारे में बात की थी तो उसने इतनी रकम नहीं मांगी थी। उसने इतनी बड़ी रकम आने की उम्मीद नहीं की थी। ये यान कुई हुआ के दिल पर भारी बोझ था। यदि वुलैन ने भविष्य में अपनी बेटी को कष्ट दिया तो वह क्या करेगी? कोई यह कह सकता है कि यान कुई हुआ वास्तव में जू नेनियन के लिए चिंतित था। बूढ़ी महिला को अपनी बेटी के बालों में कंघी करते देख यान कुई हुआ ने गला रुंधने से बचने के लिए संघर्ष किया और जू नेनियन से बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि जैसे ही वह अपना मुंह खोलेगी वह चिल्ला उठेगी। आज उसकी बेटी का खुशी का दिन था और उसे रोना नहीं चाहिए। शायद यह माँ और बेटी के बीच का सहानुभूतिपूर्ण बंधन था, लेकिन यान कुई हुआ की ओर पीठ करके खड़ी जू नेनियन को उसकी भावनात्मक स्थिति का एहसास हो गया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि यान कुई हुआ की आंखें लाल हो गई थीं। जू नेनियन ने भावुक होकर यान कुई हुआ का हाथ पकड़ लिया। माँ, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जब जिन यू घर पर नहीं होगा तब भी हम साथ साथ रहेंगे। मैं कहीं दूर शादी नहीं कर रहा हूँ। शादी के बाद भी मैं तुम्हें हर दिन परेशान करूंगी और तब तुम मुझे परेशान करने वाली पाओगी। ये जानते हुए कि उसकी बेटी जानबूझकर उसे सांत्वना दे रही है, यान कुई हुआ को अपने दिल में एक गर्मजोशी भरा सुकून महसूस हुआ। उसने आंखें मलते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे कभी नाराज कैसे हो सकता हूँ? तुम मेरी बेबी नियान हो, मेरी प्रिय हो। मुझे बस इतना याद है कि जब तुम पैदा हुए थे तो इतने छोटे से थे कि तुरंत मुझसे चिपक गए थे। तुम किसी और के साथ रोते, लेकिन मेरे करीब रहना पसंद करते। यान कुई हुआ के लिए शायद कुछ न कहना ही बेहतर होता, क्योंकि जैसे ही उसने कुछ कहा जू नेनियन बहुत प्रभावित हुआ।
यद्यपि वह इस जीवन की मूल स्वामी नहीं थी, लेकिन अपने पुनर्जन्म के बाद से यान कुइहुआ के रूप में बिताए गए प्रत्येक क्षण उसके दिल में दृढ़ता से अंकित हो गए थे। जू नेनियन से बेहतर कोई नहीं जानता था कि यान कुइहुआ उससे कितना प्यार करता था। भले ही यान कुइहुआ की दयालुता मूल जू नेनियन के लिए थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अब वही थी जो इस स्नेह को प्राप्त कर रही थी। माँ, जू नेनियन ने रोते हुए कहा, अब और मत बोलो वरना नेनियन रोने लगेगी। लियू गुइमेई और जू सान्या ने जल्दी से कहा, ये सही है, ये सही है भाभी, आज न्यानियन का बड़ा खुशी का दिन है, आपको हमारी प्यारी लड़की को नहीं रोना चाहिए। अंततः वह बूढ़ी महिला ही थी जिसने बात की और उसके बाद ही यान कुइहुआ और जू नेनियन ने अपने आंसू रोके। बूढ़ी महिला ने आदेशात्मक बयान दिया, यदि तुम माँ और बेटी रोती रहोगी तो ये बूढ़ी महिला भी तुम्हारे साथ आंसू बहाएगी। बूढ़ी औरत की आवाज पहले से ही भारी हो चुकी थी। भयभीत होकर जू नेनियन और यान कुइहुआ ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। परिवार हंसी और खुशी के बीच कमरे में बातचीत कर रहा था। अपने परिवार की सामंजस्यपूर्ण मुस्कुराहट को देखकर जू नेनियन ने ऐसे परिवार में पुनर्जन्म लेने के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। इससे पता चलता है कि इस दुनिया में पैसे से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। अपने पिछले जीवन में वह एक अनाथ थी, धन के अलावा जो एकमात्र चीज थी जिससे वह चिपकी रह सकती थी, उसने परिवार और दोस्ती के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। उस समय उसने सोचा था कि जब तक उसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। फिर भी ये पता चला कि उसके पास सब कुछ नहीं था। वह स्वयं को भाग्यशाली मानती थी कि उसे ऐसा परिवार मिला जो शहद की मिठास से घिरा हुआ था तथा हृदय विदारक कलह या चालाकी से मुक्त था, और उन गपशप करने वाले बुरे इरादों वाले लोगों के बिना जिनके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। उसके सभी रिश्तेदार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। बूढ़ी महिला ने जू नेनियन के बाल बनाए और उसे सिर पर टोपी पहनाई, जबकि जू नेनियन ने अपना मेकअप स्वयं किया। उसने अपने हाथों से बनाया हुआ शादी का जोड़ा पहना। जब सभी ने जू नेनियन को मेकअप के साथ एक अपरंपरागत लेकिन सुंदर शादी की पोशाक पहने देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। जू सिसी की ईर्ष्या भरी आंखें तारों में बदल गईं जैसे ही उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और हकलाते हुए कहा, नियन, बहन नेनियन, आप बहुत सुंदर हैं। अभी भी सुबह थी और दूल्हे की बारात अभी तक नहीं आई थी। नेनियन परिवार ने पूरे गांव को दावत के लिए आमंत्रित किया था। सुबह उन्होंने सभी को बटर नूडल्स खिलाए। प्रत्येक ग्रामीण जिसने स्वादिष्ट मक्खन नूडल्स का स्वाद लिया उसने केवल प्रशंसा ही की तथा सामान्य मात्रा से अधिक नूडल्स खाए जब तक कि उनका पेट भर नहीं गया। जू दावेई ने अपनी असुविधा के कारण काम में मदद नहीं की थी, लेकिन जब उसने किसी को बटर नूडल्स की प्रशंसा करते सुना तो उसने गर्व से शेखी बघारी। ये सब हमारे बेबी नियान ने रसोइयों को सिखाया था और बेबी नियान का अपना खाना बनाना और भी बेहतर है। हमारे परिवार ने काउंटी शहर में एक जू फैमिली बीफ टेलो नूडल हाउस भी खोला है, आपको इसे कभी कभी आजमाना चाहिए। अरे भाई दावेई, हम आपकी इस पेशकश को स्वीकार करेंगे। अगली बार जब हम काउंटी शहर में होंगे तो हम भोजन के लिए आपके घर आएंगे। जू दावेई ने खुशी से सिर हिलाया, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, हम निश्चित रूप से आपका ख्याल रखेंगे। जब कोई शादी होती थी तो गांव के बड़े लोग अपने बच्चों को शादी की मिठाई और रुमाल मांगने के लिए लाते थे। जू नेनियन बिस्तर पर बैठ गया जिस पर कई नई रजाइयां रखी हुई थीं। बाद में उसे ये चीजें जिन यू के परिवार के पास ले जानी थीं। कई वयस्क अपने बच्चों को शादी की कैंडी मांगने के लिए शू नेनियन के कमरे में ले आए और वहां बैठी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर शू नेनियन को देखकर उन्होंने विस्मय से अपने मुंह ढक लिए, मानो वे पहली बार जू नेनियन को देख रहे हों। ये कहना जरूरी था कि जू नेनियन अपनी युवावस्था से ही आसपास के सभी गांवों में सबसे सुंदर लड़की थी और यह बात दूसरों को उससे ईर्ष्या करने के लिए प्रेरित करती थी। कम से कम उसकी उम्र की सभी लड़कियां ईर्ष्या से ग्रस्त थीं। हालांकि उस समय लुभावनी सुंदर जू नेनियन को देखकर ये लड़कियां अपनी ईर्ष्या और जलन भी भूल गईं और शुरुआती विस्मय के बाद उनके पास केवल स्तब्ध विस्मय ही रह गया। इस दुनिया में इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है? बड़े पर्दे की महिला फिल्मी सितारे भी जू नेनियन जितनी सुंदर नहीं है ना? बहुत सारे बच्चे शादी की कैंडी मांगने आए थे और वे मासूम बच्चे जो सुंदरता और कुरूपता की अवधारणा को नहीं समझते थे, वे बस जू नेनियन को भूल रहे थे। जू नेनियन ने उन्हें शादी की कैंडी और रुमाल बांटे, फिर भी वे वहां रुके रहे और जाने को तैयार नहीं थे। तभी बाहर आंगन से ग्रामीणों की शोरगुल भरी आवाजें आईं और एक भाई ऊंची आवाज में चिल्लाया, ये आ गए, ये आ गए, दूल्हा आ गया। जू नेनियन को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है और फिर उसने एक और अतिशयोक्तिपूर्ण विस्मयादिबोधक शब्द सुना, ओह, जू नेनियन कितना धन्य है। अगर मैं ऐसे आदमी से शादी कर सकती तो मैं संतुष्ट होकर मर जाऊंगी। वक्ता एक चाचा थे। बहन नेनियन, हिलना मत, मैं जाकर देखती हूँ। जू सिसी ने हंसते हुए अपना मुंह हाथ से ढक लिया और देखने के लिए खिड़की की ओर दौड़ी।
बाहर से अतिरंजित शोरगुल और बूढ़े व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर जू नेनियन बहुत उत्सुक हो गया कि आखिर जिन ने ऐसा क्या किया था जिससे इतना उन्माद पैदा हो गया। हालांकि वह आखिरकार दुल्हन थी और खिड़की के बाहर लोग उसे देख सकते थे, इसलिए वह जू सिसी के साथ उत्साह में शामिल नहीं हुई और खिड़की पर नहीं गई। वह केवल बिस्तर पर चुपचाप बैठ सकती थी, चुपचाप जिन के आने और उसे घर ले जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही जू सिसी ने खिड़की उठाई, उसे एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। प्रांगण के सामने सड़क पर एक काली सेडान गाड़ी आ रही थी, जिसके पीछे दर्जनों सैन्य हरे रंग के पिकअप ट्रक थे। हालांकि चौंकाने वाली बात वाहनों की संख्या नहीं थी, बल्कि उन हरे ट्रकों पर लगे चमकदार गुलाब के फूल थे। प्रत्येक ट्रक गुलाब से भरा हुआ था। वहां लाल, गुलाबी और सफ़ेद गुलाब थे। चमकदार गुलाबों ने हरे पिकअप ट्रकों के पूरे बिस्तर को ढक लिया था। काले कपड़े पहने जिन सेडान के पीछे पहले पिकअप ट्रक पर गुलाब के फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े हुए खड़े थे। अपना सूट पहने जिन सुबह के सूरज के सामने आया और उसके दृढ़ चेहरे की आकृति सूर्य की रोशनी में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर रही थी। उनका लंबा शरीर सीधा और सीधा था, जो वाहन के आगे मजबूती से खड़ा था। उसका सुंदर चेहरा तीव्र प्रसन्नता से रंगा हुआ था। इस आश्चर्यजनक विरोधाभास में पिछले दिन की 5 सेडान कारें बहुत महत्वहीन लग रही थीं। जू सिसी पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी। अनजाने में उसके हाथ की पकड़ खिड़की पर से ढीली हो गई और खिड़की अचानक उसके सिर पर जा गिरी, जिससे जू सिसी दर्द से चिल्लाने लगी। क्या आप ठीक हैं? जू नेनियन ने चिंता से पूछा। जू सिसी उत्साह से भरी हुई दौड़ी और जू नेनियन को खींच लिया। बहन नेनियन, आपको ये देखना होगा, मेरे बहनोई बहुत सुंदर लग रहे हैं। जू सिसी इतनी ताकतवर थी कि जब उसे खींचा गया तो जू नेनियन लगभग बिस्तर से गिर गई। सौभाग्य से जू नेनियन ने समय पर प्रतिक्रिया दी और अपने हाथों से खुद को संभाल लिया, जबकि जू सिसी ने डर के मारे तुरंत माफी मांगी। माफ कीजिए बहन नेनियन, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जू सिसी अभी भी बहुत उत्साहित थी, उसका भाषण समझ से परे था। वह कांप उठी और खिड़की के बाहर इशारा किया। बहन नेनियन, आपको अवश्य देखना चाहिए। यदि आप नहीं गईं तो आपको पछतावा होगा। वह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था और जू सिसी को लगा कि जू नेनियन ने उन्हें दूर से अपनी आंखों से आते हुए देखा होगा। जू सिसी के उत्साह से प्रभावित होकर जू नेनियन ने स्वयं इसकी जांच करने का निर्णय लिया। अपनी स्कर्ट उठाकर वह खिड़की की ओर दौड़ी। खिड़की के बाहर बहुत सारे लोग थे, इसलिए जू नेनियन ने इसे बहुत ज्यादा खोलने की हिम्मत नहीं की, केवल एक छोटी सी दरार खोली। कमरे में रोशनी इतनी तेज नहीं थी और जब खिड़की खुली तो चकाचौंध कर देने वाली धूप अंदर आ रही थी, जिससे जू नेनियन की आंखें चकाचौंध हो गईं। हालांकि वह सूर्य की रोशनी उतनी चमकदार नहीं थी जितनी दूर से आ रहा काफिला। वाहनों की कतार को देखकर, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, जू नेनियन दंग रह गया। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी लाल गुलाब के फूल जो हर पिकअप ट्रक के बेड पर भरे हुए थे। चमकीले गुलाब मनमोहक रंग बिखेर रहे थे, फिर भी वे ट्रकों के आगे खड़े आदमी जितने आकर्षक नहीं थे। वहां जिन था, उसका लंबा आकार बिना किसी चेतावनी के जू नेनियन की नजरों में आ गया। जू नेनियन स्तब्ध रह गई, उसके होंठ अविश्वास से ढके हुए थे। उसे अभी भी याद है, मुझे उनके द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। उसे याद आया कि उसे गुलाब पसंद थे, याद आया कि उसे फूल पसंद थे, याद आया कि उसे रोमांस पसंद था। ये तो बस एक अनौपचारिक टिप्पणी थी। इस समय ऐसा कुछ भी नहीं था जो जू नेनियन की नज़रें जिन से हटा सके। उन्होंने ये कैसे प्रबंधित किया? वे सभी गुलाब के फूल। जू नेनियन को नहीं पता था कि उस समय वह अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करे। वह केवल इतना जानती थी कि वह जिन से पूरी तरह से सदमे में थी। जिन इतना सुंदर और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था कि उसने उसका दिल जीत लिया। यदि शिष्टाचार की बाध्यता न होती तो जू नेनियन सचमुच दुनिया की परवाह किए बिना अपनी पोशाक उठाकर उसकी ओर दौड़ना चाहती थी। जल्द ही जिन का काफिला प्रांगण के बाहर आ पहुंचा और जिन सबसे पहले अग्रणी कार से नीचे कूद पड़े। उनकी चाल ढाल बहुत ही सहज और सहज थी। उसका सुंदर चेहरा उज्ज्वल मुस्कान से भरा हुआ था। दर्शक दीर्घा में बैठी युवा लड़कियां मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्हें ये समझने में एक क्षण लगा कि उन्हें दरवाजा बंद करना होगा। जिन का ग्रूम्समैन ग्रुप बड़ा था, जिसमें उनके सबसे अच्छे आदमी शामिल थे, विशेष रूप से जिन रुयांग और ये शाओटिंग। और टीम में वे भाई जो पहले जिन की छोटी यूनिट से थे और सबसे लंबे समय तक उनके साथ रहे। बेशक दरवाजे को अवरुद्ध करने वाली वे छोटी लड़कियां जिन और उसके वयस्क पुरुषों के समूह के सामने कोई मुकाबला नहीं थीं, लेकिन जिन ने किसी को भी दरवाजा खोलने के लिए धक्का देने या जबरदस्ती करने का निर्देश नहीं दिया। जिन ने लापरवाही से लाल पैकेटों का एक मोटा ढेर निकाला और उन्हें दरवाजे की दरार से फेंक दिया, जिससे उन्हें उठाने में व्यस्त लड़कियों का ध्यान भंग हो गया और वे दरवाजे पर बैरिकेड लगाना भूल गईं। फिर जिन रुयांग और ये शाओटिंग दोनों तरफ से ने बिना किसी प्रयास के दरवाजा खोल दिया। जिन आत्मविश्वास से जू न्यानियन के दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर जू जिकियांग और जू सिसी थे।
जू जी की आंख दरवाजा रोक रहा था। जू सिसी चिल्लाई, आह आह आह। जू नैनियन को संक्रामक रूप से प्रभावित कर रहा है। हंसते और रोते हुए, सीसी थोड़ा शांत रहो। जू सिसी का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। मैं नहीं कर सकती बहन नैनियन, मैं शांत रहना चाहती हूँ लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। जीजाजी बहुत सुंदर हैं, मैं तो बस चीखना चाहती हूँ। फिर उसने आगे कहा, आह आह आह। उसने अपनी ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया। बाहर खड़े जिन रुयांग और ये शाओटिंग ने ये सुना और जिन यू को चिढ़ाते हुए कहा, जिन यू, अंदर काफी लड़कियां हैं, आप बाद में अपनी पसंद की लड़की चुन सकते हैं। जू सिसी लगातार चिल्लाती रही और जू जी की आंख ही थी जो दौड़कर उसके मुंह को ढकने आई। जू नैनियन चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही जबकि जिन यू की दृढ़ आवाज बाहर से आई, न्यानियन, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। जिन यू सचमुच उत्साहित था। बाहर से वह शांत दिख रहा था लेकिन केवल वही जानता था कि उसका दिल कितनी तेजी से हिल रहा था। ये शब्द चिल्लाने के बाद जिन यू ने पुकारना जारी रखा, मुझे याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था तुम्हें आश्चर्य, फूल और प्रेम कविताएं पसंद हैं। मैंने कहा है कि इस जीवन में मैं, जिन यू, केवल तुम्हारे प्रति अच्छा रहूंगा, केवल तुमसे प्यार करूंगा। आज मैं उस वादे को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। आज से जब तक आप, जू नैनियन, यहाँ हैं, भले ही मुझे ब्लेड के पहाड़ों पर चढ़ना पड़े या आग के समुद्र में उतरना पड़े, मैं आपको कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। आप प्रेम पत्र चाहते हैं, मैंने उन्हें लिखा है, हालांकि आपको वे अपर्याप्त लगेंगे लेकिन फिर भी मुझे कहना होगा। इस बिंदु पर जिन यू ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, जू नैनियन, मेरी नज़र में आपकी मुस्कान सुबह की महिमा की तरह सुंदर है, असाधारण रूप से सुंदर। आपकी आंखें बहुत गहरी और सफ़ेद हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं और मुझे आपके मुस्कुराने का तरीका भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया उज्जवल हो गई है, इतना कि मुझे लगता है कि आपके दांत चमक सकते हैं। दरअसल मैंने पहले जो पत्र लिखने में रुयांग की मदद की थी, उसमें मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जू नैनियन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जू नैनियन, मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ। जू नैनियन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन भर मेरी पत्नी बनो। तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी किसी महिला से प्यार नहीं किया था। मैं न तो प्यार को समझ पाया, न ही रोमांस को, और न ही यह समझ पाया कि मैं तुम्हारे प्यार में क्यों पड़ गया। मैं बस इतना जानता हूं कि अभी और यहीं, इसी क्षण, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी। अपना दिल खोलकर बात कहने के बाद जिन यू ने आराम करने के लिए गहरी सांस ली। दरवाजे के अंदर अभी भी कोई हलचल नहीं थी, इसलिए जिन यू ने आगे कहा, मुझे पता है कि मुझमें कई खामियां हैं और मैं आपकी नज़र में सबसे आदर्श साथी नहीं हूं, लेकिन मैं जीवन में आपके लिए सबसे आदर्श साथी बनना चाहता हूं। आज मैं अपने भाइयों, अपने सबसे अच्छे भाइयों, अपने सबसे वफादार साथियों को लेकर आया हूं। उन्होंने मेरे द्वारा रास्ते में सहन की गई सभी कठिनाइयों और पसीने को देखा है। पहली बार जब मैं इस समूह का हिस्सा बनना चाहता था तो यह 12 गोलियों की वजह से था। उन 12 गोलियों ने मुझे बहुत साहस दिया, मुझे एक कमजोर और शक्तिहीन व्यक्ति से उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां मैं आज खड़ा हूं। आज मैं अपने साथ 12 भाइयों को लाया हूं, हर एक के पास मेरी तरफ से एक गोली है जो मैंने उनके लिए ली थी। अब मैं उन गोलियों को वापस ले रहा हूं, यह मेरा सम्मान है और यह मेरी जिंदगी भी है। आज मैं ये सभी 12 गोलियां तुम्हें सौंप रहा हूं। जू नैनियन, क्या तुम इन्हें स्वीकार करते हो? अपना भाषण समाप्त करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला और जिन यू ने आह भरी और जिन रुयांग और ये शाओटिंग की ओर मुड़े और लाल पैकेट भरो। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, दरवाजा चरमरा कर खुल गया। जिन यू ने तुरंत अपना सिर पीछे घुमा लिया। जिसने दरवाजा खोला वह न तो जू सिसी था और न ही जू जिकियांग, बल्कि जू नैनियन था जो पहले से ही आंसू बहा रहा था। जिन यू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उस समय जू नैनियन ने दुल्हन की पोशाक पहनी हुई थी जो उसने अपने लिए डिजाइन की थी। एक लाल शादी की पोशाक, स्ट्रेपलेस डिजाइन के साथ, जो क्षेत्र आमतौर पर कंधों और बाहों को उजागर करते थे, उन्हें जू नैनियन द्वारा फीता के साथ बदल दिया गया था। फॉर्म फिटिंग डिजाइन ने उसके आकर्षक वक्रों को चित्रित किया और स्कर्ट लाल रेशम की वैकल्पिक परतों का एक झरना था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद और चमकदार थी, उसका रंग चमकदार और नाजुक था। उसने जो लाल रंग का विवाह वस्त्र पहना था उसने उसे और भी अधिक आकर्षक बना दिया था। लाल एक चुनौतीपूर्ण रंग है जो रंग और त्वचा की टोन का परीक्षण करता है। फिर भी जब जू नैनियन ने चमकदार लाल रंग पहना तो इससे न केवल अश्लीलता दूर हुई बल्कि उनकी त्वचा की बर्फ सी सफेद चमक भी उजागर हुई। बर्फ की तरह सफेद और आग की तरह लाल रंग ने एक ज्वलंत विरोधाभास, एक अद्भुत विरोधाभास पैदा किया जो आपस में गुंथकर एक अतुलनीय सौंदर्य का निर्माण करता है। उसके भव्य लाल होठों का रंग अत्यंत अद्भुत था। वह इतनी सुंदर थी कि वह विस्मयकारी थी, इतनी सम्मोहित करने वाली कि वह जुनून पैदा कर देती थी। इस समय उसकी अतुलनीय सुंदरता का वर्णन करने के लिए चेरी जैसे होंठ और मोती जैसे दांत या चमकती आंखें जैसे शब्द पर्याप्त थे।
उसके सामने शान और कोमलता से खड़ी, सिर पर लाल घूंघट डाले, उसकी स्पष्ट बादाम के आकार की आंखें आंसुओं से झिलमिला रही थीं। उसकी सुंदरता ने जिन यू की सांसें लगभग रोक लीं। वह वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, उसके हाथ में फूल थे और वह आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी खूबसूरत प्राणी अब उसकी पत्नी है। जिन्यू के अलावा दुल्हन को लाने के लिए उसके साथ आए भाई भी उसकी अद्भुत सुंदरता को देखकर दंग रह गए और प्रतिक्रिया देना भूल गए। कितना सुंदर व्यक्ति है! जैसे ही जू नेनियन प्रकट हुई, उसने वहां उपस्थित सभी लोगों को, न केवल बारात को, बल्कि किंगशान गांव के सभी ग्रामीणों को मोहित कर लिया। वे हमेशा से जानते थे कि जू परिवार की लड़की फूल की तरह सुंदर है, आसपास के मीलों में सबसे सुंदर है, फिर भी उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वह इतनी आकर्षक रूप से सुंदर हो सकती है। इतना सुंदर, इतना शुद्ध, फिर भी इतना मोहक। हालांकि वे लोग शू नेनियन की चिंता के दायरे में नहीं थे, उसकी नज़र में केवल जिन्यू था। उसके प्रति उसका स्नेह अचानक अथाह गहरा हो गया। इससे पहले कि जिन्यू प्रतिक्रिया दे पाती, जू नेनियन ने अपनी पोशाक उठाकर खुद को उसके आलिंगन में फेंक दिया और धीरे से कहा, मैं शादी करती हूँ। उन दो सरल शब्दों ने जिन्यू को उसके आश्चर्य से होश में ला दिया। यह महसूस करते हुए कि उसकी बाहों में जो व्यक्ति है वह उसकी पत्नी है, जिन्यू बहुत खुश हुआ। उसने जू नेनियन को कसकर गले लगा लिया, उसके हाथ में रखे फूल पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। दोनों ने काफी देर तक गले लगाया, उसके बाद जिन्यू धीरे धीरे पीछे हट गया। उन्होंने जू नेनियन को 1 मीटर दूर खड़ा किया और अपने भाइयों की ओर मुड़ते हुए कहा, अब प्रदर्शन करने की तुम्हारी बारी है। फफ्त! जू नेनियन अभी भी भावुक थे, ये सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। जिन्यू के भाई भी बेकाबू होकर हंसने लगे। जिन रुयांग सबसे पहले आगे आए और जिन्यू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास सचमुच एक रास्ता है। वह जू नेनियन के हाथ में गोली रखने वाला पहला व्यक्ति था। ये वह गोली है जो जिन्यू के बाएं हाथ से पहली बार निकाली गई थी जब वह घायल हुआ था। फिर ये शाओटिंग ने जू नेनियन को एक और गोली दी। ये वह गोली है जो दूसरी बार घायल होने पर उसके बछड़े से निकाली गई थी। इसके बाद शेष 10 भाइयों ने भी जू नेनियन के हाथों में गोलियां रख दी और उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग बातें कहीं। जू नेनियन को 12 गोलियां पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलानी पड़ीं। ये 12 गोलियां भारी लग रही थीं, उसके दिल में धंस रही थीं, और जब वह जिन्यू की ओर देख रही थी तो उसकी निगाहें नरम पड़ गई थीं। ये व्यक्ति अपने सबसे कम रोमांटिक भावनात्मक भागफल के साथ सबसे रोमांटिक और मार्मिक काम कर रहा था। जिस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया वह इतना सीधा था कि वह हंसी योग्य तो था ही, साथ ही बहुत मार्मिक भी था। 12 गोलियां दिए जाने के बाद जिन्यू अंततः जू नेनियन के सामने खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए, और उससे पूछा, क्या तुम्हें वह गोली याद है जो मैंने तुम्हें दी थी जब हमारी सगाई हुई थी? जू नेनियन ने पलकें झपकाईं, कुछ उलझन में, मुझे याद है, ये कमरे में है। जब उसने पहली बार उसे वह गोली दी थी तो जू नेनियन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। उस समय वह और जिन्यू एक दूसरे से बिल्कुल नफरत करते थे। उसके पास इसे संजोकर रखने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इसे लापरवाही से उसके कमरे में रखी अलमारी में फेंक दिया गया। ये सोचकर कि उसे गोली चाहिए, जू नेनियन ने जल्दी से जू सिसी से उसे वापस लाने को कहा। उसने जिन्यू के हाथ में गोली रख दी। क्या तुम इसे चाहते हो? जिन्यू ने गोली नहीं ली, बल्कि उसका हाथ पकड़ लिया और गोली को कसकर दबाते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें ये गोली दी थी तो मैंने तुमसे झूठ बोला था कि यह गोली मेरे दिल के पास से ली गई है। आपको पता होना चाहिए कि यह एक सामान्य टिप्पणी थी। बेशक जू नेनियन को पता था कि यह बात उस समय उनके माता पिता के लिए ही कही गई थी। आश्चर्य हुआ कि जिन्यू ने अचानक इस गोली का जिक्र क्यों किया। उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा, उसका सुंदर चेहरा खुशी से भर गया। उसने सुना जब जिन्यू ने कहा, जब मैंने अपनी जेब से अचानक एक गोली निकाली तो मुझे लगा कि यह एक और गोली है। वापस आने के बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये गोली वास्तव में वह है जो शुरुआत में मेरे दिल के सबसे करीब थी। जैसे ही उसने बात की, जिन्यू ने धीरे से उसका हाथ अपनी छाती पर दबाया। उसकी गहरी काली आंखें मोहक थीं। इसका मतलब है कि हमारे बीच यही हमारी नियति है, एक ऐसा बंधन जिसे खोला नहीं जा सकता। मेरा काम विशेष है, मैं अपना जीवन देश और जनता के लिए समर्पित करूंगा। लेकिन अब मैं आपको वह गोली दे रहा हूं जो मेरे दिल के सबसे करीब थी। आप इसे मेरे लिए सुरक्षित रखें। तुम्हारे साथ मैं इस जीवन को खोने का दुख सहन नहीं कर सकता। मैं याद रखूंगा कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। न्यानियन, मुझे अपना काम पसंद है, मुझे अपने काम से प्यार है, लेकिन मेरे जैसे करियर वाले किसी व्यक्ति से शादी करना कठिन होगा। क्या आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति से शादी करने को तैयार हैं? ऐसा कहकर जिन्यू सबके सामने जू नेनियन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और जोर से बोली, जू नेनियन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? जिन्यू ने जू नेनियन की ओर देखा। जू नेनियन उसके हाव भाव देखकर दंग रह गया। एक क्षण पहले उसने उसे रुला दिया था और अब वह क्या कर रहा था? न केवल जू नेनियन बल्कि देखने वाले लोग भी उसके कार्यों से दंग रह गए।
जिनयू ने अपने होठों को भींचा, ऊपर देखा और जू नेनियन से कहा, आपने कहा था कि आपको एक आदमी का घुटनों के बल बैठकर हाथों में फूल लेकर प्रपोज करने का एहसास पसंद है। अब मैं घुटनों के बल बैठा हूं और मेरे पास फूल हैं। उसने जल्दी से जमीन पर गिरे फूलों को उठाया और उन्हें जू नेनियन के सामने रख दिया और उसे गंभीरता से देखने लगा। उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद जू नेनियन उसके बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। वह खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक सकी जब उसने उसे ऊपर खींचा, उसकी ओर गुस्से से सिर हिलाया। उसे शर्म और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा था। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तैयार हूँ। शादी के दिन तक कौन प्रपोज करने का इंतजार करता है, और वह भी घुटनों के बल, कम नहीं। क्या वह किसी कब्र पर जा रहा था या कुछ और? जिनयू को इस बात की परवाह नहीं थी कि जू नेनियन क्या सोचती है, और उसे बार बार सिर हिलाते हुए देखकर वह तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ, उत्साह से उसे कमर से उठाया और चिल्लाया, भाइयों, चलो घर वापस चलते हैं। उसकी बदमाश जैसी चीख एक बदमाश की तरह, एक शांत और शरारती तरीके से सुंदर थी, भले ही आसपास कितनी भी युवा महिलाएं शर्मा रही हों। जू सिसी शादी के जुलूस का हिस्सा थी और जल्दी से उसके पीछे चली गई, लेकिन जिन रुयांग ने तुरंत ब्लैक गर्ल को पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे साथ सवारी कीजिए। जिस कार में वे बैठे हैं आप उसे संभाल नहीं सकते। जू सिसी रुक गई, वह आवाज बहुत परिचित लग रही थी। ये वही सुंदर लड़का था जिसे उसने अस्पताल में देखा था। जू सिसी का इरादा किसी को पीछे मुड़कर डांटने का था, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह जिन रुयांग था, तो उसने चोंच मारते हुए मुर्गे की तरह सिर हिलाया। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिन रुयांग, किसी तरह यह अजीब लग रहा था। जिनयू ने सीधे जू नेनियन को उठाया, आसानी से पिकअप ट्रक के हुड पर चढ़ गए और 2 कदमों में कार्गो क्षेत्र में खड़े हो गए। कार्गो बेड लाल गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। जिनयू ने जू नेनियन को सहजता से पकड़ रखा था, मानो वह रेत की बोरी को गोद में उठा रहा हो। जू नेनियन ने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिए, उसकी आंखें छोटे सितारों की तरह चमक रही थीं। उसका जिनयू बहुत सुंदर था। जिनयू ने नीचे देखा, उसकी गहरी आंखें तालाबों की तरह थीं, हंसी से चमक रही थीं। न्यानियन, क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ। जू नेनियन तुरंत सहमत हो गई। अपनी भावनाओं को साझा करने का आनंद लेते हुए उसने जिनयू को देखा और कहा, न केवल फूल बल्कि उन्हें पकड़े हुए व्यक्ति भी। उसकी बात सुनकर जिनयू हंसा और चिल्लाया, मेरी दुल्हन मुझे पसंद करती है। जू नेनियन, तो फिर यह भावना 3 सेकंड से अधिक समय तक टिकती है ना? और इस प्रकार लोगों और खुशियों से भरी कार के साथ वे किंगशान गांव से काउंटी शहर की ओर चल पड़े। काउंटी शहर में भोज बहुत सादा था, यद्यपि भव्य था, लेकिन ये गांव में होने वाले भोज जितना जीवंत नहीं था। जू नेनियन और जिनयू वाइन ग्लास के साथ टोस्ट करने लगे। 100 से अधिक मेजों पर बैठे मेहमानों ने असली शराब पीकर टोस्ट किया। बेशक जू नेनियन ने एक बूंद भी नहीं पी, उसका हिस्सा जिनयू, जिन रुयांग और ये शाओटिंग ने खा लिया। जू सिसी एक शर्मीली छोटी बटेर की तरह जू नेनियन के पीछे पीछे चल रही थी। अब वह लगातार बकबक नहीं कर रही थी। बेशक जू नेनियन को पता था कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। भोज के दौरान एल्डर मास्टर जिन ने विवाह समारोह की अध्यक्षता की और वे इससे अधिक खुश नहीं दिख रहे थे। अंत में उसने जू नेनियन को 2 बड़े लाल पैकेट दिए, लेकिन जिनयू को कोई नहीं दिया। दूसरी ओर वुलेन ने जू नेनियन और जिनयू को एक एक लाल पैकेट दिया। हलचल भरे भोज के समापन के बाद जू नेनियन को एक बड़े प्रांगण में ले जाया गया, जो कि जिनयू का कमरा था। आंतरिक सजावट स्पष्ट रूप से बदल गई थी, पर्दे से लेकर बिस्तर तक सब कुछ उत्सवपूर्ण लाल रंग का था। पूरे दिन व्यस्त रहने के कारण जू नेनियन भी भूखा था, उसने मुश्किल से कुछ खाया था। उसका पेट भूख से गुर्रा उठा। तभी जिनयू दरवाजे से अंदर आया। नीचे लिविंग रूम में अभी भी जिनयू के कई दोस्त मौजूद थे। जू नेनियन आश्चर्यचकित था, क्या आप पहले मेहमानों के साथ नहीं रहेंगे? इसके अलावा भोज समाप्त होने के बाद अधिकांश मेहमान पहले ही जा चुके थे। अब लिविंग रूम में बचे हुए सभी लोग उसके टीम के साथी थे। उन्हें साथ रखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वे उनकी पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। हालांकि जिनयू को याद आया कि जू नेनियन ने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। वह दोपहर को उसे लेने गया था और अब रात के 8 बज चुके थे और उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। इसलिए जिनयू ने नानी से वॉन्टन का एक कटोरा बनवाया और उसे विशेष रूप से उसके लिए लाया। जू नेनियन ने भी उसके हाथ में कटोरा देखा, लेकिन क्योंकि वह बिस्तर पर बैठी थी और जिनयू खड़ा था, वह नहीं देख सकी कि कटोरे के अंदर क्या है। लेकिन वह कटोरे से उठती भाप और हवा में फैलती हल्की सुगंध देख सकती थी। उसकी बादाम जैसी आंखें तुरंत हल्की सी मुड़ गईं और चमकने लगीं। तुम मेरे लिए कौन सी स्वादिष्ट चीज लाए हो? जू नेनियन ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमकीली अर्धचंद्राकार हो गईं, उसके होंठ एक सूक्ष्म किंकियान मुस्कान में उलझ गए। जिनयू की गहरी आंखें तुरंत अथाह गहरी हो गईं। उसने अपनी जीभ चटकाई, उसकी छोटी बच्ची सचमुच अप्रतिरोध्य थी।
भूख से व्याकुल जूनेनियन ने जिनयू से कहा, मुझे भूख लगी है। उन 3 सरल शब्दों ने जिनयू के लिए किसी भी असंतोष को बनाए रखना असंभव बना दिया। अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए। मैंने नानी से तुम्हारे लिए वॉन्टन बनवाया था। जैसे ही उसने बात की, जिनयू ने बेडसाइड टेबल पर रखा वॉन्टन का कटोरा उठाया और उसे जूनेनियन के सामने रख दिया। कटोरे में एक सफ़ेद चीनी मिट्टी का चम्मच था। जूनेनियन कटोरा लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जिनयू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं इसे पकड़ता हूँ, तुम खाओ। जूनेनियन ने पलकें झपकाईं, उसकी चमकदार आंखें भ्रम से चमक रही थीं। मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। वह पलक, उसकी पानी भरी चमकती आंखें मनमोहक थीं। जिनयू की आंखें गहरी हो गईं। कटोरे का तल बहुत गर्म है, सावधान रहें। उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए जूनेनियन को जिनयू पर मंत्रमुग्ध होने का एहसास हुआ। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने अपनी हथेली पर पकड़ रखा हो। प्रसन्नता महसूस करते हुए जूनेनियन भी मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। उसने स्पष्ट उत्तर दिया, ठीक है। इसलिए जिनयू ने कटोरा पकड़ लिया, जबकि जूनेनियन ने चम्मच लिया और एक एक करके वॉन्टन को अपने मुंह में डाला। उसने खाने के लिए अपना सिर झुकाया, जबकि जिनयू ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। बड़े बड़े वॉन्टन उसके मुंह में ठूंस दिए गए। चूंकि उसका मुंह पूरी वॉन्टन से भरा हुआ था, इसलिए उसके गाल एक छोटे हैमस्टर की तरह फूल गए थे। जूनेनियन, जो खा रहा था, ने जिनयू की निगाहें महसूस की और उसकी ओर देखा। उसके मुंह में वॉन्टन और होठों पर सूप था, जो एक हल्की चमक के साथ चमक रहा था। क्या तुम खाना चाहोगे? उसने दबी हुई आवाज में पूछा। मुंह भरकर बोलने से उसकी आवाज धीमी और धीमी हो गई, मोटी दूधिया आवाज के साथ। जिनयू को अपने दिल में कंपन महसूस हुआ। जिनयू ने कुछ नहीं कहा, केवल उसके करीब जाने के लिए थोड़ा आगे झुका, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, एक गर्म वॉन्टन जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दिया गया। जूनेनियन ने आंखें सिकुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम भी खाना चाहते हो। जिनयू। जूनेनियन द्वारा वॉन्टन समाप्त करने के बाद जिनयू कटोरा ले गया और 2 मिनट से भी कम समय में वापस आ गया। इस बार वह पहले से अधिक उत्सुक लग रहा था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे ताला लगा दिया। जूनेनियन ने उसे अचंभित होकर देखा, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? जिनयू मुस्कुराया, अपनी जीभ से अपने दांतों को चखते हुए उसने अपनी छोटी पत्नी की अनजानी उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखा। उसे अचानक याद आया कि उसने उससे शादी करने से पहले क्या कहा था। वह फिलहाल उसे छू नहीं सका। इस विचार से जिनयू को लगा कि उसकी उमड़ती भावनाएं अचानक डूब गईं। वह वास्तव में इसके बारे में भूल गया था। वह सचमुच उससे मंत्रमुग्ध था। उसकी स्पष्ट बादाम जैसी आंखों में देखते हुए जिनयू की पतली उंगलियों ने उसके कॉलर को छुआ और कुछ हल्के आंदोलनों के साथ शीर्ष 2 बटन खोल दिए। यह महसूस करते हुए कि वह अपनी छोटी पत्नी को केवल देख सकता है, छू नहीं सकता, जिनयू को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्ग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो। वे बस कुछ न करते हुए बैठे नहीं रह सकते थे। इसलिए जिनयू ने बातचीत करने के लिए बेडसाइड टेबल से अपना विवाह प्रमाण पत्र निकाला और अचानक कहा, मुझे जांचने दो कि क्या विवाह प्रमाण पत्र अभी भी वहां है। जूनेनियन आश्चर्यचकित था, क्या आपने विवाह प्रमाण पत्र ठीक से नहीं रखा? जिनयू ने सहजता से विवाह प्रमाण पत्र निकाला और उसे पलटते हुए कहा, मैं पहले बहुत व्यस्त था, मुझे डर था कि मैं भूल जाऊंगा। जूनेनियन ने उनकी बात सुनी, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आया। आखिरकार उनकी शादी जल्दबाजी में आयोजित की गई थी और वास्तव में बहुत सारी चीजें थीं जिन पर ध्यान देना था। भूलना सामान्य बात थी। वह ऐसी किसी बात पर परेशान नहीं हुई। जिनयू ने केवल विवाह प्रमाण पत्र को लापरवाही से पलटने की योजना बनाई थी, मुख्य रूप से उसका ध्यान भटकाने के लिए। उसे डर था कि अगर वह जूनेनियन को देखता रहा तो वह नियंत्रण खो देगा। जूनेनियन की जन्मतिथि से पता चला कि वह केवल 17 वर्ष की थी और अभी पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था। वह कैसे भूल सकता है? जूनेनियन केवल 16 वर्ष की थीं। जब वे अपना विवाह प्रमाण पत्र लेने गए तो उन्होंने कोई भी दबाव नहीं डाला। आखिर क्यों स्टाफ ने उन्हें याद नहीं दिलाया और दोनों को विवाह प्रमाण पत्र जारी कर दिया? वह अभी 18 साल की नहीं हुई थी। स्टाफ को तो ये भी नहीं पता था कि वह कौन है। वे किसी भी बात का उल्लेख क्यों नहीं कर सकते? एकमात्र संभावना ये थी कि किसी ने उन्हें पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। जिनयू ने एक क्षण के लिए सोचा कि जो उन्हें इस बारे में बता सकता था वह केवल उसकी माँ ही थी। जिनयू को इस बात से परेशानी नहीं थी कि उसकी माँ ने उन्हें पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। उसे परेशानी इस बात से थी कि जूनेनियन वास्तव में केवल 16 वर्ष की थी। 16। यहाँ तक कि उस वर्ष भी वह केवल 17 वर्ष की थी। हालांकि वह पहले से जानता था कि जूनेनियन केवल 16 वर्ष की थी, उस समय उसे उसके प्रति अपनी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ था। उसने उसके साथ किसी भी तरह के भविष्य के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसने इस मुद्दे पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह 26 वर्ष के थे और जूनेनियन 16 वर्ष के थे।
महीनों के हिसाब से वह उससे 9 साल बड़ा था और वर्षों के हिसाब से 10 साल बड़ा। जिनयू को अचानक एक जानवर जैसा महसूस हुआ। उनकी छोटी युवा चाची केवल 16 वर्ष की थी, नहीं, मुश्किल से 17 वर्ष की। उसे इस बात से खुद को सांत्वना देनी पड़ी, क्योंकि वह जू नेनियन की परिपक्व सोच को समझ सकता था। जिनयू ने कभी इस मुद्दे का सामना नहीं किया था। अब जब यह मुद्दा सीधे उसके सामने ला दिया गया था तो जिनयू थोड़ा अभिभूत हो गया। जब जिनयू शून्य भाव से देख रहा था तो उसके पीछे से जू नेनियन की धीमी आवाज आई। जिनयू, तुम क्या देख रहे हो? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? आप विवाह प्रमाण पत्र को क्यों घूर रहे हैं? जिनयू ने अपने माथे पर हाथ रखा और उदासीनता से कहा, ये कुछ भी नहीं है। जल्दी से विवाह प्रमाण पत्र को बंद करके वापस दराज में रखते हुए जिनयू ने जटिल आंखों से जू नेनियन को देखा। वह वास्तव में एक छोटी सी लड़की थी। उम्र के अंतर ने जिनयू को तुरंत अपराध बोध से भर दिया। बाहर का शोर काफी कम हो गया था और धीरे धीरे शांत हो गया। जू नेनियन और जिनयू बिस्तर पर ऐसे ही बैठे रहे। जिनयू नहीं हिला और न ही जू नेनियन। जू नेनियन पूरे दिल से जिनयू से शादी करने के लिए तैयार थी, इसलिए उसने आगे आने वाली घटनाओं के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। लेकिन जिनयू हिलने को तैयार नहीं थी और उसे लगा कि बातचीत शुरू करना सही नहीं होगा। उसने एक नज़र उस पर डाली। जिनयू का चेहरा तनावग्रस्त था और उसकी आंखें फर्श पर ऐसे घूर रही थी मानो वह वहां कोई फूल देख सकता हो। जू नेनियन अनजाने में उसके थोड़ा करीब आ गया। जैसे ही वह पास आए, उस हल्की सी खुशबू ने तुरंत जिनयू के नथुनों को घेर लिया। जिनयू का दिल हिल गया। जू नेनियन ने अपनी छोटी उंगली बढ़ाकर जिनयू की आस्तीन को धीरे से छुआ और उससे धीरे से पूछा, जिनयू, क्या हम सोने नहीं जा रहे हैं? हिस, उस कोमल स्वर ने जिनयू के दिल को छू लिया। उसकी आंखें अचानक काली पड़ गईं और उसकी आवाज भारी हो गई, सो जाओ। वह तुरंत लाइट बंद करने के लिए उठा। एक क्लिक के साथ प्रकाश बुझ गया। जिनयू ने गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी आवाज कर्कश और कर्कश थी, मैं पहले सोने जा रहा हूं। फिर जिनयू ने कवर वापस पलट दिया और लेट गया। उसकी चप्पलें दूर जा गिरीं। जिनयू की प्रतिक्रिया ने जू नेनियन को आश्चर्यचकित कर दिया। बस इतना ही, वे तो बस सोने जा रहे थे। वह संभवतः घबराया हुआ था। सच कहा जाए तो जिनयू न केवल घबराई हुई थी, बल्कि वह भी घबराई हुई थी। आखिरकार आज रात उनकी शादी की रात थी। अपनी दुल्हन की पोशाक उतारने के बाद जू नेनियन ने जिनयू की ओर देखा। उसका शरीर तनावग्रस्त था और उसने देखा कि उसकी सोने की मुद्रा अत्यंत कठोर थी। क्या वह इतना घबराया हुआ था? वह भी घबराई हुई थी, लेकिन इतनी नहीं कि वह उसकी ओर देख भी न सके। जू नेनियन ने झिझकते हुए अपने होंठ भींच लिए। आज की शादी उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी और जिनयू ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। चूंकि अब वह शर्मीला और चिंतित था, इसलिए उसने पहल करने का निर्णय लिया। फिर वह लेट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बहुत घबराया हुआ हूं। लेकिन उससे भी अधिक घबराया हुआ था जिनयू। जू नेनियन ने धीरे से अपना नाम पुकारा, जिनयू। अनिश्चितता के भाव के साथ उस कोमल आवाज ने जिनयू के कान लाल कर दिए। जिनयू की सांसें तेज हो गईं। उसने जवाब दिया, हम। उसकी आवाज बहुत भारी थी, हम। आहें भरने के अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि वह अपने दिल में उठ रही उत्तेजना को व्यक्त करने के लिए क्या कह सकता है, जो कहीं जा नहीं सकती थी। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद जिनयू को बमुश्किल होश आया, चलो सोते हैं। आज रात हमारी शादी की रात है। क्या तुम सचमुच सोना चाहते हो? चूंकि जिनयू बहुत शर्मीली थी, इसलिए जू नेनियन ने अपनी शर्म को दूर करने का फैसला किया। आखिरकार शादी की रात उन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। जिनयू धीरे से बिस्तर से उठी, चुपचाप नीचे की ओर भागी और कुछ गर्म पानी ले आए और उसे साफ करने के लिए वापस आ गई। क्योंकि जू नेनियन बहुत थकी हुई थी, उसने जिनयू की हलचल महसूस की, लेकिन वह जागी नहीं। वह बस अस्पष्ट रूप से गुनगुनाती रही, अपना सिर झुकाया, रजाई को गले लगाया और सोती रही। उसके चेहरे की गोरी त्वचा तकिए से दबी हुई थी, जो उत्सवी चमकीला लाल रंग था। इससे उसका छोटा सा चेहरा और भी अधिक सफ़ेद और कोमल हो गया। इतना ही नहीं, नींद में जू नेनियन ने अपने होंठ भी भींच लिए थे। जिनयू उसे देखता रहा, मोहित हो गया। वह छोटी लड़की, उसकी पत्नी, जो अब से वह होगी जिसकी जिनयू जीवन भर देखभाल करेगा। ये लड़की, जिसके प्रति वह कब आकर्षित हो गया था, उसे पता ही नहीं था। उसने उसे स्वेच्छा से अपने जीवन पर हावी होने दिया। तारांकन। जब जू नेनियन जागा तो दिन काफी आगे बढ़ चुका था। विशाल बिस्तर पर केवल वह थी। जिनयू का शरीर अब वहां मौजूद नहीं था। शादी की रात के उत्सव के बारे में सोचते हुए जू नेनियन का चेहरा सफलतापूर्वक लाल सेब में बदल गया। तभी दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुला और जू नेनियन लगभग सहजता से कंबल के नीचे सिमट गई, उसे अपने सिर के ऊपर खींच लिया और अभी भी सोए होने का नाटक करने लगी। जिनयू, वह किस तरह का आदमी था, उसने हंगामा कैसे नहीं सुना होगा। छोटी लड़की को रजाई से अपना सिर ढके हुए देखकर जिनयू के होंठ हल्के से हंस पड़े।
अब वे विवाहित थे और वह अभी भी शर्मीली थी। वह 2 कदम चलकर बिस्तर तक गया, सीधे रजाई उठाई और उसे बिस्तर से ऊपर खींच लिया। इस तरह खींचे जाने से जू नैनियन के गाल और भी लाल हो गए। आप क्या कर रहे हो? वह परेशान और शर्मिंदा होकर खुद को बचाने के लिए जल्दी से रजाई वापस खींच ली। यह महसूस करते हुए कि जिन यू उसे घूर रहा था, जू नैनियन ने उसकी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और भयंकर रूप से चिल्लाया, मत देखो, अगर तुमने फिर से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। वह उग्र थी, लेकिन एक मधुर उग्र तरीके से जो पूरी तरह से भयमुक्त था। जिन यू ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसकी ओर देखा, मानो कोई खतरनाक लहर उसकी आंखों की गहराई में इकट्ठा हो रही हो। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें नीचे खाना खिलाने ले चलता हूँ। तुम पहले बाहर जाओ। जू नैनियन ने अपना चेहरा रजाई में छिपा लिया और भिनभिनाते हुए बोली, उसकी आवाज़ मच्छर से भी धीमी थी। जिन यू ने निश्चित रूप से उसकी बात सुनी, लेकिन क्या करें, वह बाहर नहीं जाना चाहता था। इसलिए जिन गौजी ने ईमानदारी से कहा, नहीं चाहता। जिन यू, मुझे भूख लगी है। जू नैनियन को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा। फिर भी उसकी मधुर आवाज़ उसके लिए सहन करना कष्टदायक था। तुम्हें बस इतना ही पता है कि मुझे कैसे उकसाना है, उसने चिढ़कर कहा, उसकी नवविवाहिता पत्नी, और उसने अभी भी उसे देखने नहीं दिया, जैसे कि वह पिछली रात के बारे में भूल गई हो। जू नैनियन ने अन्याय की दृष्टि से अपना चेहरा ढक लिया। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसने उसे कहाँ उकसाया था। ये सोचकर कि वुलैन जिन नांदों के साथ बेस पर नहीं गई थी, जू नैनियन ने अपनी आखिरी उम्मीद को थामे रखा और उससे पूछा, जिनयू, क्या माँ घर पर हैं? वह नीचे है, तुम्हारे खाने का इंतजार कर रही है। और वह नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन तक इंतजार करती रही। ये सुनकर जू नैनियन का चेहरा और भी लाल हो गया। हे भगवान, क्या स्थिति है! अब सुबह का समय काफी बीत चुका था, संभवतः दोपहर के 12 बजे होंगे। इतनी देर तक सोने के बाद अनुभवी वुलैन को इसका कारण पता होना चाहिए। हालांकि भले ही यह शर्मनाक था, लेकिन वह हमेशा बिस्तर पर नहीं रह सकती थी। उसे टालमटोल करते देख जिन यू ने बस कुछ कपड़े उठाए और उसे कपड़े पहनने में मदद की। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। जिन यू ने कहा, अगर हम जल्दी ही दोपहर का खाना नहीं खाएंगे तो माँ मुझे डांटेगी। जू नैनियन ने जल्दबाजी महसूस करते हुए गुस्से से चमकती बादाम जैसी आंखों से जिन यू को घूरते हुए कहा, वह कौन है जो नीचे नहीं जाना चाहता है? अगर आप न होते तो क्या मैं अब तक टालमटोल कर रहा होता? उसकी आत्मसंतुष्ट विजयी मुस्कान देखकर जू नैनियन वास्तव में उसे उसके चेहरे से मिटा देना चाहता था। बदमाश! शर्मिंदा महसूस करते हुए जू नैनियन जिन यू के पीछे चली गई। उसका सिर एक छोटे बटेर की तरह नीचे दबा हुआ था। जैसे ही वुलैन ने जू नैनियन को देखा, उसका चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से भर गया। नैनियन, जल्दी आओ, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है। आपको धन्यवाद माँ। जू नैनियन को शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने अचानक अपना पता बदलकर वुलैन को पुकारा। वह अचानक दूसरी माँ बनने की आदी नहीं थी। हालांकि जू नैनियन की शर्म ने वुलैन के उत्साह को बिल्कुल भी नहीं रोका। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जू नैनियन को सूप का कटोरा परोसा। उनके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। इसे चखो, ये गैस्ट्रोडिया अलाटा कबूतर का सूप है जो माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है। ये पौष्टिक है। यदि आपका शरीर कमजोर है तो आपको उसे अधिक पोषण देने की आवश्यकता है। ये सुनते ही जू नैनियन के गाल तुरंत लाल हो गए। उसने चाहा कि वह अपना चेहरा मेज के नीचे छिपा ले। ऐसा महसूस हुआ कि वुलैन ने उसकी असलियत जान ली थी। एक सास होने के नाते उसे अनुभवी होना चाहिए और उसे यह समझने में असमर्थ होना होगा कि जू नैनियन इतनी देर से क्यों उठी। वुलैन ने जू नैनियन की बेचैनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह उत्सुकता से उससे बात करती रही। न्यानियन, थोड़ा सूप लो। माँ को यह नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गैस्ट्रोडिया अलाटा कबूतर का सूप बनाया। ये देखने के लिए प्रयास करें कि क्या यह आपकी पसंद के अनुरूप है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो बस माँ को बता दो और वह अगली बार तुम्हारे लिए जो भी पसंद हो उसे खरीदकर बना देंगी। उसका बेटा, जो हमेशा से कुंवारा था, आखिरकार शादी कर ली। वुलैन खुश कैसे नहीं हो सकती थी। यद्यपि उसका बेटा केवल 26 वर्ष का था, फिर भी वुलैन को सचमुच चिंता थी कि उसका बेटा जू नैनियन से मिलने से पहले कभी शादी नहीं करेगा। आखिर ऐसा कौन सा पुरुष है जो 26 साल का हो और उसे किसी महिला में कोई रुचि न हो। उसे तो ये भी संदेह होने लगा था कि उसके बेटे के साथ कुछ गड़बड़ है। शुरुआत में जू नैनियन को वुलैन के बारे में बहुत बुरी धारणा थी, लेकिन जिन यू ने उसे चीज़ें समझा दी थीं, और अब जिन यू के लिए उसकी भावनाएं अलग थीं। मुझे प्यार करो, मेरे कुत्ते को प्यार करो। जब तक वुलैन कुछ भी अति नहीं करती, जू नैनियन स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करेगा। उसे इतना उत्साही देखकर जू नैनियन को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि वह पहले भी बहुत शक्की थी। धन्यवाद माँ, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे गैस्ट्रोडिया अलाटा कबूतर सूप पसंद है।
वू लैन को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसे यह पसंद है, जू नेनियन ने जल्दी से कटोरा उठाया और एक घूंट लिया। एक पेटू के रूप में जू नेनियन ने स्वाभाविक रूप से कई स्वादिष्ट सूपों का स्वाद चखा था, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसने जो स्टॉक खुद बनाया था वह इससे भी अधिक स्वादिष्ट था। लेकिन इस सूप के पीछे का अर्थ अलग था, और इससे उसे गर्माहट और कोमलता का एहसास हुआ। ये सूप उसकी सास ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए बनाया था। अतीत में वह हमेशा अपने व्यापारिक मित्रों से यह कहती सुनी थी कि शादी के बाद सास और बहू के रिश्ते कितने मुश्किल हो जाते हैं। अब तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम वू लैन बुरी तो नहीं थी। आखिर कौन सी सास अपनी बहू के लिए सूप बनाने को तैयार होगी। शादी के दिन भी यह आम बात नहीं है, और इस युग में सासें वास्तव में भविष्य की पीढ़ियों की तुलना में बहुत अधिक कठोर हैं। जिन्यू की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ये तथ्य कि वू लैन ने उसके साथ इतना दयालु व्यवहार किया पहले से ही बहुत अच्छा था, विशेषकर ये देखते हुए कि वह इतनी देर से उठी थी। वू लैन की नज़र में जितना अधिक वह जू नेनियन के अच्छे व्यवहार को देखती उतना ही वह उसे पसंद करती। इतनी नाजुक लड़की कैसे हो सकती है। जब वू लैन युवा थी तो वह खुद को काफ़ी सुंदर समझती थी। हालांकि अपनी बहू की तुलना में वह खुद को बहुत हीन महसूस करती थी। वह जितनी अधिक इस लड़की को देखता था वह उतनी ही अधिक आकर्षक होती जा रही थी। वह इतनी चमकदार और सुंदर थी मानो कोई परी किसी पेंटिंग से निकलकर बाहर आए हो। भोजन समाप्त करने के बाद जू नेनियन को अचानक अपनी चचेरी बहन जू सिसी की याद आ गई। जिनयू, मेरा चचेरा भाई कहाँ है? जू नेनियन ने अचानक पूछा। जिनयू ने रुककर कहा, छोटी काली बहन। यह उपनाम सुनकर जू नेनियन हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं पाए। उसका एक नाम है, उसे छोटी काली बहन क्यों कहें? मैं यहाँ एक गंभीर बात कह रहा हूँ। सीसी कहाँ चली गई? जिनयू ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे नहीं देखा। जू नेनियन को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर उसे याद आया कि जू सिसी अभी भी स्कूल में है और उसकी शादी में शामिल होने के लिए सिसी ने विशेष रूप से छुट्टी मांगी थी। नेनियन ने सोचा कि संभवतः वह पहले ही स्कूल जा चुकी होगी। उसने बाद में स्कूल जाकर ये देखने का विचार किया कि क्या सिसी वहाँ है। हालांकि यह बहुत संभव था कि वह स्कूल वापस लौट आई थी, फिर भी शू नेनियन को खुद देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। तारांकन, कहीं और, एक छोटे से एकांत होटल में जिन रुयांग ने अपना चेहरा ढक लिया। उसका सिर दर्द कर रहा था क्योंकि वह उभरे हुए कंबल को देख रहा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह जागेगा तो उसे अपने बिस्तर पर एक अतिरिक्त लड़की मिलेगी, सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि एक युवा लड़की, और वह भी एक सुदूर और वीरान छोटे से होटल में। कल रात उसने कितनी शराब पी थी। इतना भ्रमित होना। कुछ सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि चूंकि यह घटना घटी है इसलिए उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिन रुयांग को अपने शब्दों को व्यवस्थित करने में काफ़ी समय लगा। वह, क्या आप कृपया एक क्षण के लिए बाहर आ सकते हैं? उनकी कोमल और गर्मजोशी भरी आवाज़ में अब कमजोरी का संकेत था। जू सिसी का चेहरा पूरी सुबह लाल रहा था और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कल रात जिन रुयांग के साथ कैसे पहुंची। जरा सोचिए, जब सुबह उठे और एक खूबसूरत आदमी को अपने साथ बिस्तर पर पाया तो क्या जू सिसी को शर्म नहीं आई होगी? वह पूरी सुबह शर्मिंदा रही। जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने धीरे से कंबल नीचे खींच लिया। यदि उसका रंग सांवला न होता तो आप निश्चित रूप से उसका चेहरा लाल होते हुए देखते। क्या तुम क्या कहना चाहते थे? उसके गहरे रंग की त्वचा वाले चेहरे को फिर से देखकर जिन रुयांग को अपने दांतों में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। मैं जिम्मेदारी लूंगा, जिन रुयांग ने बहुत अफसोस के साथ कहा। शराब के साथ सचमुच कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। एक बार आप इसे छू लें तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। जब जू सिसी ने उसकी बातें सुनी तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ले लो, जिम्मेदारी ले लो। कैसी जिम्मेदारी? जिन रुयांग ने उसकी ओर देखा और तुरंत उसे सिरदर्द होने लगा। वह बिल्कुल भी उसकी पसंद की नहीं थी। वह ऐसी लड़की थी जिसके साथ छेड़खानी करने की उसकी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी। सांवले रंग के अलावा मुख्य कारण यह था कि वह बहुत छोटी थी। उन्होंने आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए, अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं जो भी जिम्मेदारी होगी उसे लूंगा। आखिर हुआ क्या है? जू सिसी पूरी तरह से हैरान थी। जिन रुयांग ने इस मूर्ख लड़की को देखा और कहा, कल रात हम। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन जू सिसी को संदेश तुरंत समझ आ गया। उसका चेहरा एक झटके में लाल हो गया और उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात कुछ नहीं हुआ, हम बस सो गए। ये सुनते ही जिन रुयांग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उनके सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे एक तेज रोशनी चमक उठी। क्या आप कल रात नशे में नहीं थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि कुछ नहीं हुआ? उसने अपनी सुरुचिपूर्ण आवाज़ में गंभीरता के भाव के साथ पूछा। जू सिसी उसके सवाल से अचंभित हो गई और रूखेपन से जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि हमने सेक्स किया था? जू सिसी का चेहरा बहुत लाल हो गया। हमने पूरे कपड़े पहने हुए थे और मुझे कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं हुई। निश्चित रूप से कुछ भी नहीं हुआ।
अंत में जू सिसी की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। हालांकि वह उसे सचमुच पसंद करती थी, लेकिन वह उन दोनों के बीच की दूरी से अवगत थी। वह जानती थी कि वह जिनयू का चचेरा भाई है, और जिनयू परिवार इतना अमीर था, इसलिए उसका चचेरा भाई भी उससे बहुत अलग नहीं था। जिन रुयांग अचानक अचंभित रह गया, उसने इस संभावना पर विचार नहीं किया था। सुबह सुबह जागने पर जिन रुयांग को अपने बिस्तर पर एक अतिरिक्त महिला मिली तो वह इतना हैरान हुआ कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसके कपड़े पूरे समय वैसे ही रहे थे। अपने से बहुत छोटी एक लड़की द्वारा ये बात याद दिलाना बहुत शर्मनाक। जिन रुयांग को तुरंत अजीब लगा। फिर हमारे बारे में क्या है? उसने संकोच से पूछा। जिन रुयांग की उलझन को देखकर जू सिसी को शर्मिंदगी महसूस करने की कोई परवाह नहीं थी और वह खुशी से बिस्तर से उतर गई। आइए ऐसा दिखावा करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आह नहीं, शुरुआत में तो कुछ हुआ ही नहीं। इससे पहले कि वह जानती कि सिस्टर न्यानियन का पति इतना अमीर है, जू सिसी जिन रुयांग जैसे सुंदर लड़के के लिए तरस रही थी। लेकिन अब जब वह इस अंतर के बारे में जानती है तो निश्चित रूप से उसमें आत्म जागरूकता की कमी नहीं होगी। आखिरकार उसका मोह केवल जिन रुयांग की उपस्थिति पर था। जू सिसी की मुस्कान आकर्षक थी, दो चमकीले डिंपल और मधुर अभिव्यक्ति के साथ उसके दो प्यारे छोटे बाघ के दांत भी थे। जिन रुयांग को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी स्पष्टवादी होगी। ऐसा लग रहा था जैसे जो व्यक्ति शर्म से चादर के नीचे छिपा हुआ था वह वहती ही नहीं। उनकी इस लापरवाही भरी बर्खास्तगी से जिन रुयांग को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने पहले सोचा था कि इस छोटी लड़की ने उसे जानबूझकर फंसाया होगा। उसकी मीठी मुस्कान को देखते हुए जिन रुयांग ने अचानक अपने होठों को मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करना, मेरी गलती थी। हे कोई बात नहीं, मैं भी कल रात नशे में था। शायद मैं तुम्हें नशे में धुत होकर यहाँ खींच लाया क्योंकि मुझे लगा कि तुम बहुत सुंदर हो। जब तक तुम्हें कोई आपत्ति न हो तब तक सब ठीक है। उनकी आवाज़ कोमल और आरामदायक थी, जिससे जू सिसी को विशेष रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अजीब तरह से अपने बालों के साथ खेलती रही और जिन रुयांग को एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। उसकी चमकदार काली आंखें काले अगेट की तरह चमक रही थीं। जिन रुयांग आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहले कभी इतनी स्पष्टवादी युवती का सामना नहीं किया था। भले ही उन्होंने सेक्स न किया हो, लेकिन ये तथ्य कि दो लोग एक ही बिस्तर पर लेटे थे नकारा नहीं जा सकता। यदि वह कोई अन्य स्त्री होती तो भले ही वह उससे विवाह करने के लिए रोती या दुखी होने का नाटक नहीं करती, फिर भी वह उसे दुष्ट होने के लिए बुरी तरह कोसती। हालांकि जब जिन रुयांग जू सिसी के साथ होटल से बाहर निकले तो मकान मालकिन ने जू सिसी को एक तरफ खींच लिया और कहा, छोटी काली बहन, तुम में कुछ आकर्षण है। हो अयो, कल रात मैंने तुम दोनों को इतनी जोर से गले मिलते और चूमते देखा। टीएस और नहीं, इस बुढ़िया का चेहरा लाल हो गया है। अपनी बात समाप्त करने के बाद मकान मालकिन ने जिन रुयांग को एक छिपी हुई नज़र से देखा। मकान मालकिन गपशप में इतनी मग्न थी कि उसने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी बातें सुनकर वे दोनों वहीं जम गए, मानो बिजली गिर गई हो। उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उन पर बिजली का कोई दुखद प्रहार हुआ हो। जब वे होटल से बाहर निकले तो जू सिसी और जिन रुयांग दोनों के चेहरे पर संदिग्ध लालिमा थी। केवल जिन रुयांग का रंग जू सिसी की तुलना में अधिक पीला था, जिससे यह बात और अधिक स्पष्ट हो गई। जू सिसी का सिर फटने वाला था। उसके दिमाग में बस वही बात थी जो मकान मालकिन ने कही थी। उसने और जिन रुयांग ने वास्तव में चुंबन किया और वह एक भयंकर चुंबन था। असफलता के करीब। सुंदर लड़कों पर प्रतिदिन की अपनी नज़र के साथ वह निश्चित रूप से वही थी जिसने कल रात जिन रुयांग को गले लगाया और जमकर चूमा। हे भगवान, उसने तो बस बेशर्मी से उससे कहा था कि कुछ नहीं हुआ, फिर भी उसने उस पर जबरदस्ती चुंबन थोप दिया था। और बात को और भी बदतर बनाने वाली बात यह थी कि मकान मालकिन ने ये सब देख लिया था। निश्चित रूप से उसी ने जिन रुयांग को जबरदस्ती चुंबन के लिए मजबूर किया होगा। जिन रुयांग इतने शालीन और सौम्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं कि अगर वे नशे में भी होते तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करते। वह 100% निश्चित थी कि उसने ही जिन रुयांग को जबरदस्ती चुंबन के लिए मजबूर किया था। क्या करें? वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे कैसे समझाया जा सकता था। वो जू सिसी अपने जीवन में पहली बार शर्मनाक तरीके से टूटने के करीब थी। जिन रुयांग की हालत भी उससे ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय जो शोरगुल हुआ वह उनकी मानसिकता को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त था। क्योंकि जैसे ही मकान मालकिन ने ये शब्द कहे, पिछली रात का एक दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया। ये कुछ इस प्रकार था। जू सिसी उसका साथ दे रही थी, लड़की भी काफ़ी नशे में थी। जब वह मकान मालकिन को पैसे दे रहा था तो उसने पीछे मुड़कर जू सिसी के लाल होठों को देखा और मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो, उसने उसे काउंटर पर दबा लिया और मकान मालकिन के सामने ही उसे जोर से चूम लिया। अचानक जिन रुयांग ने अपना हाथ अपने होठों पर रख लिया। अरे, उसने शराब पीते ही अपना दुष्ट स्वभाव दिखा दिया था। और उसने एक ऐसी लड़की को चूमा था जो उसकी पसंद की बिल्कुल नहीं थी। जब जिन रुयांग आत्मग्लानि में उलझा हुआ था, जू सिसी ने अचानक उसे पुकारा, 1 मिनट रुको।
जिन रुयांग, जो अभी अभी अपनी यादों से बाहर आया था, अचानक अकड़ गया और यंत्रवत अपना सिर घुमाकर जू सिसी की ओर देखने लगा। उसके होठों पर कोमल मुस्कान अब आधी जम चुकी थी। जिन रुयांग इस बात पर विचार कर रहा था कि माफी कैसे मांगे, लेकिन अचानक उसके सामने बैठी लड़की ने 90 डिग्री के कोण पर झुककर उसे तत्काल कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरा तुम्हें जबरदस्ती चूमने का कोई इरादा नहीं था। मैं कल रात नशे में थी और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अगर तुम गुस्से में हो तो फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मारो। जू सिसी ने, मानो गिलोटिन की ओर जा रही हो, अचानक अपना सिर उठाया। उनकी अभिव्यक्ति दुखद संकल्प की थी। मैंने तुम्हारी मासूमियत बर्बाद कर दी। निश्चिंत रहो, अगर तुम सच में मुझे पीट पीट कर मार डालना चाहते हो तो मैं भागूंगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं बस थोड़ा रो लूंगा। उसकी तीखी आवाज चिंतित और परेशान लग रही थी, जिसमें क्षमा याचना का भाव था, मानो उसने कोई अक्षम्य पाप कर दिया हो। जिन रुयांग को अचानक यह आवाज बेहद परिचित लगी, मानो उसने इसे पहले कहीं सुना हो। उसकी गहरी चिकनी त्वचा को देखकर जिन रुयांग को अचानक वह वाक्यांश याद आया, ये जितना गहरा होता है उतनी ही अधिक गर्मी अवशोषित करता है। उसके मन में दोनों आवाजें एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे जिन रुयांग को ये पुष्टि हो गई कि वह वास्तव में यही थी कि ये जितना अधिक गहरा होता है उतनी ही अधिक गर्मी अवशोषित करता है। उसकी दुखद रूप से हल हो चुकी अभिव्यक्ति को देखकर जिन रुयांग अब खुद को रोक नहीं सका और वह हंसी से कांपने लगा। लगातार हिलने डुलने के कारण उसके चेहरे पर लगा सुनहरा चश्मा उतर गया। जू सिसी ने उन्हें सहजता से पकड़ लिया, फिर उन्हें दोनों हाथों से आदरपूर्वक उठाकर जिन रुयांग के सामने प्रस्तुत किया। आपका चश्मा। जू सिसी ने अपने होंठ काट लिए। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसने चाहा कि उसे छिपने के लिए कोई जगह मिल जाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नशे में धुत होकर ऐसा पागलपन भरा काम कर बैठेगी। जिन रुयांग ने तुरंत अपना चश्मा नहीं उतारा। उसकी पतली आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसकी आवाज असाधारण रूप से कोमल थी, उसकी सबसे वास्तविक आवाज। दूसरों के सामने वह हमेशा युवा आंटियों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त शान के साथ बात करना पसंद करते थे, लेकिन अब यह एक स्वाभाविक अवचेतन सौम्यता थी। उसने अपने होठों पर हल्की मुस्कान ला दी और धीरे धीरे पास आती हुई धीमी आवाज में जू सिसी की ओर देखते हुए कहा, तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं चूमा था। जू सिसी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव नहीं है? जिन रुयांग ने पूछा। उसकी नजरें जू सिसी पर गड़ी हुई थीं। जू सिसी ने महसूस किया कि उसका चेहरा उसकी निगाहों के नीचे लाल हो गया। वैसे भी ये संभव नहीं है। आप इतने सभ्य व्यक्ति हैं कि अगर आप नशे में भी होते तो भी आप इतना अपमानजनक काम नहीं करते। ओह! अंत में जिन रुयांग की आवाज ऊंची हो गई, तो फिर आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि आप ऐसा कुछ करेंगे? जू सिसी उसकी कोमल और मुलायम आवाज से मोहित हो गई और कड़वे भाव के साथ परेशानी में उसके बाल पकड़ लिए। ये बहुत निश्चित होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो अगर मैं नशे में भी था तो भी मैंने ही तुम्हें जबरदस्ती चूमा होगा, है ना? उसकी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति ने क्षण भर के लिए जिन रुयांग को स्तब्ध कर दिया। तुम मुझे पसंद करते हो? उसकी हतप्रभ अभिव्यक्ति को देखकर जू सिसी की बड़ी गहरी आंखें मुस्कुराहट में बदल गईं। ठीक है, दबाव महसूस मत करो, मैं तुम्हें बस सहज रूप से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें अंतहीन रूप से परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बात की, जू सिसी को उसके जबरदस्ती चूमने की घटना याद आ गई और वह चिंता से भर गया और एक बार फिर जिन रुयांग को गहराई से प्रणाम किया। तो कल रात मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस किया? अगर ये तुम्हें वाकई परेशान करता है या असहज करता है तो तुम मुझे मार सकती हो। चिंता मत करो, मैं किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को मारना गलत नहीं मानूंगा, नहीं मैं इसके बारे में बात करूंगा। बदमाशों को मार खानी चाहिए, चाहे वे महिला बदमाश हो या पुरुष बदमाश, इसलिए कृपया मुझे मारो। इससे पहले उसे कभी भी उसके जैसी लड़की नहीं मिली थी। आमतौर पर महिलाओं के बीच निपुण रहने वाले इस बार उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। ये छोटी सी लड़की, क्या उसका व्यक्तित्व इससे अधिक प्यारा हो सकता है? जिन रुयांग अचानक हंस पड़ा और उसे उठाते हुए बोला, कल रात मैंने ही तुम्हें जबरदस्ती चूमा था। मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। मुझे अब याद आ गया। जैसे ही जू सिसी को उठाया गया, उसने उसके होठों पर हल्की मुस्कान देखी और एक पल के लिए वह प्रतिक्रिया देना भूल गई। वह बहुत सुंदर है। जिन रुयांग की सुंदरता परिष्कृत और आकर्षक थी। उसे सिर्फ सुंदर कहना ही पर्याप्त नहीं था, इसे सुंदर ही कहा जाना चाहिए। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसने क्या कहा था, और जू सिसी बहुत प्रभावित हुई। आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। ये सोचकर कि वह उसे सांत्वना देगा। वह उसे जबरदस्ती कैसे चूम सकता था? वह बहुत सुंदर था, बहुत गोरा था, और वह बहुत काली थी और सुंदर नहीं थी। जिन रुयांग, जिन्हें अप्रत्याशित प्रशंसा मिली, ने कहा, मैं सच कह रहा था। जू सिसी जानती थी कि जिन रुयांग उसे सांत्वना दे रहा है, और वह अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हुई।
वह इतना दयालु था कि उसने न केवल उसे दोष नहीं दिया बल्कि उसे सांत्वना भी दी। तो फिर आप भी एक अच्छे इंसान हैं, जू सिसी ने कहा। जिन रुइयांग के पास फिर से शब्द नहीं थे। मैंने तुम्हें जबरदस्ती चूमा और तुम अब भी सोचते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। उन्हें लड़की की विचार प्रक्रिया बहुत अनोखी लगी। और फिर भी वहां कुछ और भी अनोखा था। उसने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, इसलिए यदि तुमने मुझे पसंद न करते हुए भी मुझे जबरदस्ती चूमा तो क्या तुमने अच्छा काम नहीं किया, भले ही इससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ हो। जिन रुइयांग, उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। ये कथन अजीब लग रहा था, लेकिन करीब से विश्लेषण करने पर उन्हें अचानक लगा कि ये दोषरहित है। रुको, यह महसूस करते हुए कि उसके विचार उसके विचारों से भटक रहे थे, जिन रुइयांग खुद को रोक नहीं सका, बल्कि एक ही समय में हंसने और रोने लगा। सूरज की रोशनी में उसने जू सिसी की शानदार मुस्कान को देखा। वह इतनी गहरी थी कि चमक रही थी। इतना काला होने के बावजूद भी वह बदसूरत नहीं लगती। अगर वह गोरी होती तो कितनी सुंदर होती। उसका रंग रूप सेना में कार्यरत भाइयों जैसा था। जिन रुइयांग को टैन नहीं हो सकता था, जो कि उसकी प्राकृतिक गोरी त्वचा और अच्छे आनुवंशिक विरासत के कारण था। चाहे उसे कितनी भी धूप मिले, वह हमेशा पीला ही रहता था। लेकिन एक पुरुष के रूप में वह निश्चित रूप से अधिक काले रंग का होना चाहता था। काश वह जू सिसी के साथ त्वचा बदल पाता। उसकी लगातार घूरती निगाहों को महसूस करते हुए जू सिसी कुछ शर्मिंदा हो गई। भाई रुइयांग, क्या मैं आपको ऐसा कह सकती हूँ? आज़ाद महसूस करो, जिन रुइयांग ने होठों को भींचकर और आंखों में मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने पाया कि इस लड़की का व्यक्तित्व सचमुच सीधा सादा था। उसकी सहमति सुनकर जू सिसी ने मानो लॉटरी जीत ली हो, उसकी बड़ी चमकदार आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। उसकी खुशी बहुत स्पष्ट थी और जिन रुइयांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ये सोचकर कि कोई अपने चेहरे पर अपनी भावनाओं को इतने खुले तौर पर कैसे व्यक्त कर सकता है। खुश होने पर मुस्कुराना, आनंदित होने पर बोलना, दूसरों की राय की बिल्कुल भी परवाह न करना, यह उससे बिल्कुल विपरीत है जिसे हमेशा दूसरों के सामने दिखावा करना पड़ता था। अंत में जिन रुइयांग ने जू सिसी को वापस स्कूल में पहुंचाया और अंदर जाने से पहले उसने उससे फिर पूछा, भाई रुइयांग, क्या तुम सच में मुझे नहीं मारोगे? जिन रुइयांग ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह गिनती भूल गया था कि इस लड़की ने उसे कितनी बार हंसाया था। भाई रुइयांग, अब आप वापस जा सकते हैं, अब मुझे विदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक मीठी मुस्कान के साथ उसकी चमकदार आंखें जीवंत रूप से फड़फड़ाने लगीं। जिन रुइयांग ये दृश्य देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सका। कितनी ऊर्जावान लड़की है। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसी लड़की का पालन पोषण कैसे हुआ जो इतनी नेकदिल थी। जिन रुइयांग ने जू सिसी को स्कूल छोड़ा था, ये बात स्कूल में कई लोगों ने देखी थी, जिनमें जू सिसी की रूममेट भी शामिल थी। जैसे ही जू सिसी छात्रावास के कमरे में पहुंची, उसे किसी ने पकड़ लिया। अरे सिसी, वह आदमी कौन था जो तुम्हें स्कूल लाया था? हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। जू सिसी ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, एक सुंदर लड़का? रूममेट? मजाक नहीं, मेरी आंखें हैं, मैं ये देख सकता हूँ। जल्दी से बताओ, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? ये सुनकर जू सिसी जोर से हंसने लगी। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं सपने से हंसते हुए जागती। लेकिन ये तो सिर्फ सपना है ना? भाई रुइयांग इतने सज्जन और सुंदर हैं, वह मुझसे डेटिंग पर कैसे आ सकते हैं, है ना? जब सीसी ने ये कहा तो उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने सोचा कि इतना उत्तम व्यक्ति इससे भी बेहतर का हकदार है। इससे वह उसकी कामना करने से भी हतोत्साहित हो गई। वह इतना सुंदर, इतना पवित्र था, मानो स्नो रिज के ऊपर सफ़ेद जेड स्नो ऑर्किड हो, जिससे जू सिसी को यह महसूस हुआ कि उस पर क्रश होना उसके अस्तित्व के लिए एक संदूषण था। इस बीच जिन रुइयांग जू सिसी को स्कूल छोड़ने के बाद तुरंत जिन यू परिवार के घर की ओर चल पड़ा। जिन रुइयांग के पास जिन यू परिवार के घर की चाबियां थीं और वह बिना कुछ कहे सीधे अंदर घुस गया। संयोगवश उसकी मुलाकात जू नेनियन से हुई जो घर से निकलने ही वाला था। जैसे ही दरवाजा खुला, उसे एक ऐसे खूबसूरत चेहरे का सामना करना पड़ा कि जिन रुइयांग का मन एक पल के लिए डगमगा गया, उसकी सीधी सादी सुंदरता से प्रभावित होकर। यद्यपि उनका हृदय विचलित होने से मुक्त था, फिर भी जिन रुइयांग ने सोचा कि वास्तव में ये प्रकार ही उनके लिए उपयुक्त था। उसे ऐसी सुंदर और परी जैसी स्त्रियों पर मोहित होना चाहिए। ध्यान भटकने का क्षण क्षणिक था और जैसे ही वह वास्तविकता में वापस आया, उसने देखा कि जू नेनियन जाने की तैयारी कर रही है और उसने सहजता से पूछा, भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? ओह, मैं अपनी चचेरी बहन के स्कूल जाकर उसका हालचाल जानने जा रहा हूं कि वह वापस आए है या नहीं। जब मैं आज सुबह उठा तो मैंने उसे नहीं देखा और मुझे चिंता हुई कि शायद कुछ हुआ होगा। क्या जू नेनियन का चचेरा भाई कोई और नहीं बल्कि लिटिल ब्लैक कोल बॉल था? वह वही था जो उसे पिछली रात होटल ले गया था। जिन रुइयांग को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। खैर,
तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वह पहले ही स्कूल लौट चुकी है। तुम्हें कैसे पता? जू नेनियन ने आश्चर्य से उससे पूछा। इस घटना के बारे में बात करते हुए जिन्युयांग और भी शर्मिंदा हो गया और उसने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ। मैं कल रात उसके साथ था। क्या? जू नेनियन ने चौंक कर चीख मारी, अविश्वास से जिन्युयांग को घूरते हुए और हकलाते हुए। आप दोनों, तुम कल रात साथ थे? जू नेनियन की अभिव्यक्ति देखकर जिन्युयांग को पता चल गया कि उसने गलत समझा होगा। उन्होंने जल्दी से स्पष्ट किया, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सिसी और मैं एक ही बिस्तर पर लेटे रहे, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। उनके स्पष्टीकरण से मामला और बिगड़ गया। शू नेनियन की गलतफहमी और गहरी हो गई। उनकी मुलाकात एक बिस्तर साझा करने तक पहुंच गई थी। जिन्युयांग के प्रति जू सिसी के आक्रामक रवैये को याद करते हुए उसने अजीब तरह से कहा, यह नहीं हो सकता। मेरी चचेरी बहन ने आप पर डोरे डाले हैं, क्या वह ऐसा कर सकती है? जिन्युयांग, भाई बहन के स्वभाव के अनुरूप दोनों बहनें ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गईं। लिटिल ब्लैक कोल बॉल को दोनों बहनों को एक जैसा सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए कितना साहसी होना चाहिए। जैसे ही वह होश में आया, जिन्युयांग की पिछली रात की यादें धीरे धीरे वापस आ गईं। उसे याद आया कि कल रात जिन्यू के घर पर नशे में वह वही था जिसने जू सिसी को अपने साथ घसीटकर बाहर निकाला था। हम नशे में थे, जिन्युयांग ने अजीब तरीके से समझाया, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। राहत महसूस करते हुए जू नेनियन ने एक गहरी सांस ली। चूंकि वह पहले ही स्कूल वापस जा चुकी है, इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। मैं पहले दुकान पर वापस जाऊंगा, फिर मिलते हैं। जिन्यू कहाँ है? जिन्युयांग ने जिन्यू को ढूंढने की योजना बनाई, लेकिन उसकी नज़र अचानक जू नेनियन की गर्दन पर चुंबन के निशान पर पड़ी। उसके जाने के इरादे को देखते हुए उसने अजीब तरह से जू नेनियन की गर्दन की ओर इशारा किया, शायद। क्या तुम्हें बाहर जाने से पहले स्कार्फ पहनना चाहिए? जू नेनियन को पहले तो समझ नहीं आया कि जिन्युयांग का क्या मतलब था। उसने उलझन में जवाब दिया, ये बहुत गर्म है, मुझे स्कार्फ पहनने की क्या ज़रूरत है? जैसे ही वह बोल रही थी, जू नेनियन को अचानक कुछ याद आ गया। जिन्युयांग को शर्म से दूसरी ओर देखते हुए देखकर उसने अचानक अपनी गर्दन ढक ली और ऊपर की ओर भाग गई। जिन्युयांग, आप वापस आ गए हैं, लेकिन आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया है कि जिन शियाओयू कहाँ गया है। हालांकि किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। असहाय जिन्युयांग केवल लिविंग रूम में बैठकर इंतजार कर सकता था। जू नेनियन जल्दी से अपने कमरे में वापस आए। उसने देखा कि जिन्यू बिस्तर पर लेटा हुआ था और दस्तावेजों के ढेर को देख रहा था। नाराज होकर वह दौड़कर उसके पास गई और उसे लात मार दी। लात से घबराए जिन्यू ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? जू नेनियन ने गुस्से में कहा, जिन्युयांग नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। जिन्युयांग का नाम सुनकर और जू नेनियन के शर्मीले और परेशान व्यवहार को देखकर जिन्यू का रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया? जू नेनियन ने चिढ़कर उसका कान पकड़ लिया, तुम क्या सोच रहे हो? उसने अपनी गर्दन पर चुंबन के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने ये देखा। अरे मूर्ख, बाहर जाने से पहले मैंने कपड़े बदलते समय भी तुमसे कई बार पूछा था और तुमने सचमुच कहा था कि सब ठीक है। आप अंधे हैं। जिन्यू ने जू नेनियन की बर्फ सी सफ़ेद गर्दन की ओर देखा और उसकी गोरी त्वचा पर बैंगनी चुंबन के निशान देखे। जिन्यू अवाक रह गई। जब वह कपड़े बदल रही थी तो उसकी रुचि उसकी गर्दन पर नहीं थी, बल्कि स्पष्ट रूप से देखने लायक जगहों पर थी। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने गलती से अनदेखा कर दिया था, है न? क्या सचमुच उसे दोषी ठहराया जा सकता है? जू नेनियन का कोमल छोटा हाथ अभी भी उसके कान को मरोड़ रहा था और जिन्यू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसकी गहरी आंखें चमकदार हंसी से चमक उठी। अच्छा बनो, गुस्सा मत बनो। मैं पहले नीचे जा रहा हूँ। रुइयांग को शायद मुझसे कुछ जरूरी काम से मिलना है। वह भी ये शियांगटियन की सारी जानकारी की समीक्षा कर रहे थे जिसे जिन्युयांग ने संकलित किया था। कुछ बातें ऐसी थीं जो उसे समझ में नहीं आईं और जिनके बारे में उससे पूछना जरूरी था। जू नेनियन ने असहाय होकर आह भरी। आज उसके पास बाहर जाने के लिए कोई चेहरा नहीं था। चुंबन का निशान इतना स्पष्ट था और बाहर बहुत गर्मी थी। रेशमी स्कार्फ पहनना भी बहुत अजीब लगेगा। जिन्यू नीचे आया और उसने देखा कि जिन्युयांग एक राजा की तरह सोफे पर लेटा हुआ था। जिन्यू ने उसे लात मारी, हटो, मुझे थोड़ी जगह दो। जैसे ही जिन्युयांग एक तरफ हटे, उन्होंने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, क्या यहाँ के सामने कोई सीट नहीं है? तुम्हें मेरे बगल में क्यों बैठना पड़ता है? तुम क्या चाहते हो? जिन्यू ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा। जैसे ही जिन्युयांग ने अपना मुंह खोला, उसने कहा, दादाजी कहाँ हैं? मैं आज वापस जा रहा हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। उस समय जिन्यू को याद आया कि दादाजी कल रात शादी संपन्न कराने के बाद गायब हो गए थे। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं कल रात दुल्हन के कमरे में व्यस्त था, क्या तुमने दादाजी का ध्यान नहीं रखा?
जिन रुयांग ने दुल्हन के कमरे में व्यस्त होने के बारे में उनकी टिप्पणी पर हंसी उड़ाई। उनकी मुस्कुराहट ने इशारा किया, मैं कहता हूँ जिन शियाओयू, आपकी भाभी जैसी खूबसूरत महिला के साथ क्या आप नहीं जानते कि उसे कैसे संजोना और प्यार करना है। उफ, सूअर के मुंह वाले, तुमने उसकी गर्दन को तब तक कुतर दिया जब तक वह ऐसी नहीं दिखने लगी। जिन शियाओयांग, तुम मौत की तलाश में हो। जिन यू ने उसकी कमर पर लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। तुम्हें मेरी पत्नी की गर्दन घूरने किसने दिया? क्या यह आपके देखने के लिए है? जिन रुयांग ने हंसते हुए कहा, यह इतना स्पष्ट है, क्या मुझे इसे घूरने की जरूरत है? वापस काम पर, दादाजी कहाँ गए? ये कुछ ऐसा था जो जिन यू वास्तव में नहीं जानता था। ये सुनकर वह भौंचक्का हो गया, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं किससे पूछूं? कल रात तुम कहाँ गए थे? जब यह विषय फिर से उठाया गया तो जिन रुयांग को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जिन यू उसके बारे में सब कुछ जानता था। वहां छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं कल रात नशे में था और जू सिसी को रात भर रुकने के लिए होटल में ले गया। क्या? जिन यू की प्रतिक्रिया जू नैनियन से कम तीव्र नहीं थी। उसने जिन रुयांग का कॉलर पकड़ा और गंभीरता से कहा, क्या तुम गंभीर हो? तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों बहुत डरपोक हो। जिन रुयांग ने इत्मीनान से जिन यू की उंगलियां हटा दी। हम बस रात भर सोते रहे, कुछ नहीं हुआ, कपड़े और सब कुछ सही सलामत था, यहाँ तक कि सिसी ने भी तुम दोनों जितनी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या मैंने तुम्हें अपनी सांस फूलने पर मजबूर कर दिया? जिन यू उसे एक लात मारने से खुद को रोक नहीं सका, और यह सुनकर कि कुछ नहीं हुआ, उसने राहत की सांस ली। वह जिन रुयांग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यदि सुंदरी सहमत हो जाती और कुछ घटित होता तो जिन रुयांग बिना बताए ही जिम्मेदारी ले लेता। लेकिन दोनों को जबरन एक साथ बांधना निश्चित रूप से खुश नहीं होगा। इसलिए जिन यू मदद नहीं कर सका, लेकिन जिन रुयांग को याद दिलाया, वह छोटी लड़की बहुत मासूम है, उसे बिना किसी कारण के परेशान मत करो। ओह, देखो अब कौन सुरक्षात्मक है, मुझसे प्यार करता है, मेरे कुत्ते से प्यार करता है। हो। जिन रुयांग हंसा। क्या ये वही जिन यू था जिसे वह जानता था? जिन यू ने अधीरता से जवाब दिया, मेरी पत्नी का परिवार मेरा परिवार है। जिन रुयांग, ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जिन यू ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया, मेरी पत्नी के परिवार की तुलना में आप पंक्ति में सबसे आखिर में होंगे।